साइंस में आपका एक्सपोजर कैसे हुआ? रेडियो में जब आवाज़ आती थी तो छोटा सा बच्चा यही कौतूहल का विषय होगा ना कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कैसे आवाज़ आ रही है, कोई बोल रहा है क्या? तो मैंने उसको खोलना शुरू किया और खोल के देखा तो इसमें कोई आदमी तो है नहीं। प्रयागराज में जो एक बार रह लिया ना, वो वहीं का हो जाता है। मूवी नहीं देखेंगे, पूरे 3 साल जब तक बीएससी करेंगे, जीवन में ये मान के चलिए कि अगर आपने छात्रावास में नहीं रहा है, तो संभवतः जीवन का वो पल छोड़ दिया है जो बहुत खुशनुमा होता है। नाम क्या तेरा? मम्मी। भोजन भीम का अवार्ड मिलता था, तो गजगामिनी का अवार्ड उसको मिलता था, तो उसको रोगी टीबी का अवार्ड मिलता था। कोई पता चला कि शादी तय होगी भैया की और बात कर रहे हैं उनके छोटे भाई, तो उनको भाभी वक्त अवार्ड मिलता था। अपने आप को वेल मेंटेन रखता था, उसको जो माइकल जैक्सन अवार्ड मिलता था। साइंस का जो दायरा है ना, वो हमेशा एक तरह से क्रिएटिव होता है, यानी सी मेक्स हीरोज। तो आपके जो सी में है ना, वो ही भी जुड़ा हुआ है, यानी ही को भी अगर हीरो बनना है तो सी के साथ ही रहना पड़ेगा। आपके जो है स्टोर्स भी खुल गए हैं सीरोज के नाम से, कॉफ़ी टेबल्स भी खुल गए हैं, तो कहीं न कहीं आप सशक्तिकरण की भूमिका में हैं। आज हम घड़ी पहनते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो हम ब्रांड देखते हैं कि अगर ये स्विस है या फलां है तो ये अच्छा होगा। तो वही ब्रांड हमें अब इंडिया में डेवलप करना है कि मेड इन इंडिया। टीचर ना हो तो देश को ना डॉक्टर मिलेगा, ना इंजीनियर मिलेगा, ना साइंटिस्ट मिलेगा, ना नेता मिलेगा, ना अभिनेता मिलेगा, ना हीरो मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। आज भी भारत दूसरे कंट्री से दूसरे लोगों के हिसाब से पीछे चल रहा है साइंस में। इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात है कि हम लर्नर से हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। सिरोज टीवी के इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत अहम भूमिका निभाई है। मैं बात कर रही हूँ एनआईओएस के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता सर का। तो आज की इस बातचीत से हम उनसे सुनेंगे उनकी जीवन जर्नी, अचीवमेंट और एनआईओएस संस्था की सोच और योगदान के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्वागत करते हैं आलोक सर का। थैंक बहुत यू। बहुत स्वागत है आलोक सर नमस्कार। आपका। नमस्कार मौसमी जी। जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को देखकर और अच्छा महसूस कर रहे हैं। पहली बार आपने सिरोज विजिट किया, छाव फाउंडेशन विजिट किया, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है और छाँव फाउंडेशन जो आपने नाम रखा है वो बिल्कुल दिल को छूने वाला रखा है, क्योंकि छाँव कई प्रकार के होते हैं। कभी ममता का छाँव होता है, कभी पेड़ का छाँव होता है, कभी समाज का छाँव होता है, दोस्तों का छाँव होता है। तो यहाँ पे भी मुझे उसी तरह का छाँव प्रतीत हो रहा है कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि देश को दिशा और दशा देने में कुछ आप लोग एक छाँव दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आने पे मुझे। सर, आपने मऊ डिस्ट्रिक्ट में सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया और उसके बावजूद आपने साइंस में आपका एक्सपोज़र कैसे हुआ? और हम अक्सर देखते हैं कि जो छोटे शहर के जो बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिलते, बहुत कम मिलते और आपने फिर भी अपने साइंस के बारे में आपको शुरू से इंटरेस्ट रहा। बहुत सही बात कहा मौसमी जी आपने कि मेरा जन्म जो है मेरे ननिहाल में हुआ है, जो जौनपुर है। जौनपुर एक पुराना ऐतिहासिक शहर रहा है और बिल्कुल मेरा जो ननिहाल है वो वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उनके घर के ठीक सामने मेरा ननिहाल है और वहीं पे मैं पैदा हुआ था। लेटर ऑन मैं वहाँ से जो मेरा अपना घर है, पैतृक जिसको कहते हैं, पिताजी का मेरे घर है, वो मऊ जनपद में है, जो कभी आज़मगढ़ जिले का अंग हुआ करता था। चूँकि 1989 में एक नया जिला बना और उसका नाम मऊ पड़ा। तो मऊ में एक बड़ा कस्बा है कोपागंज। तो कोपागंज कस्बे का मैं रहने वाला हूँ और वहीं से मैंने पढ़ाई-लिखाई की अपनी शुरुआत की। शुरुआती से रही बात शिक्षा की, तो वो तो मेरे घर पे ही हुई, क्योंकि घर पे ही हमारे एक छोटा-सा स्कूल था और मेरे पिताजी उस स्कूल के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो मैंने एक तरह से क्लास 1 टू 5th वहीं पढ़ाई की है और छठी ऑनवर्ड्स मैंने पूरी सरकारी सिस्टम में पढ़ाई की है, क्योंकि छठी क्लास में उस समय कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी नहीं थी और उस ज़माने में कहें तो प्राइवेट का उतना कॉन्सेप्ट भी नहीं हुआ करता था। तो हमारे यहाँ एक बापू इंटर कॉलेज है जो बिल्कुल हाईवे पे स्थित है और वहाँ से कई सारे लुमिनरीज भी हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ से बड़े नेता के तौर पे देखा जाए तो कल्पनाथ राय हुए हैं। वो भी उसी कॉलेज के प्रोडक्ट रहे हैं, तो मैंने भी उसी कॉलेज से पढ़ाई शुरू की और क्लास छठी से लेकर 12वीं तक मैंने पढ़ा वहाँ पे। और रही बात साइंस के इंटरेस्ट की, तो देखिए हर बच्चा जन्म से जब आता है ना, वो कुछ न कुछ अपनी एक क्वालिटी लेके आता है। उसका कहीं न कहीं एक झुकाव होता है। कुछ बच्चों को देखेंगे शुरू में थोड़े शैतान होते हैं, कुछ बच्चे देखेंगे बड़े गंभीर होते हैं, कुछ खेलने में मस्त होते हैं, तो वो उनकी-उनकी रुचियाँ होती हैं अपनी-अपनी। कोई बहुत अच्छा टेक्नीशियन का गुण लेके आता है, कोई अच्छा बोलने का, वक्ता बनने का,
कोई एक नेतागिरी करता है जो मोहल्ले में बैठ के चौपाल लगाता है। कोई बच्चा होगा जो देखेंगे कि जो थोड़ा-सा उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होगी, नेता बनने गुण होगा। कुछ के अंदर एक शुरू से ही ऐसा एक भाव आएगा कि लगेगा कि वो अफ़सर है, शाही, तो उसके अंदर अफ़सर बनने गुण आता है। तो वैसे ही मेरे अंदर शुरू से एक साइंटिफिक टेम्पर था, चीज़ों के बारे में जानने का। मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और मुझे जानना अच्छा लगता था कि आखिर में ये इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कैसे काम कर रहा है, उसके पीछे क्या रहस्य है, कैसे बना, ये सब जानने की मेरी इच्छा थी। तो कहीं न कहीं वहीं से मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होता था हाँ, आपका। क्यूरियोसिटी थी, तो वही जानने की मेरी इच्छा हुई और वही कहीं न कहीं मेरे अंदर साइंस के प्रति लगाव पैदा किया। और उसी साइंस के लगाव का परिणाम रहा कि मैं पूरी तरह से अपना जीवन जो है उसी लक्ष्य की ओर लगाया और साइंस के प्रति समर्पित किया। तो मैंने अपने उस समय तो बल्कि स्ट्रीम भी अलग-अलग हुआ करता था जब हम लोग हाई स्कूल में थे, जो आजकल सेकेंडरी या किन्हीं और नामों से भी जाना जाता है। तो उसमें हाई स्कूल यूपी बोर्ड में हम लोग थे, तो एक तो विज्ञान वर्ग हुआ करता था, एक कला वर्ग हुआ करता था और एक कॉमर्स वर्ग हुआ करता था। तो हमें बड़ा प्राउड फ़ील होता था कि जब हम लोग फॉर्म भरते थे, तो उस फॉर्म पे लिखा था रहता था कि केवल वैज्ञानिक वर्ग के छात्रों के लिए। तो वहीं से एक मन में प्रेरणा आई कि लग रहा है कि हमें वैज्ञानिक बनना है। तो विज्ञान की रुचि तो वहीं से हमारी पैदा हुई और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सामान्य तौर पे हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट के साथ हमारा हाई स्कूल पूरा हुआ और हमें फिर लेटर ऑन केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आया, फिज़िक्स में भी इंटरेस्ट आया, मैथ में लगभग तीनों सब्जेक्ट में मेरी अच्छी कमांड थी साइंस के। और फिर मैंने +2 भी किया मैथमेटिक्स ग्रुप में, 2 ग्रुप वहाँ भी बन जाते हैं, एक पीसीएम ग्रुप बन जाता है यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का और दूसरा हो जाता है जेडबीसी यानी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री का। तो चूँकि मैं थोड़ा-सा उस समय इकोनॉमिक सोच का भी था, तो मुझे लगा अगर मैं जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री लेता हूँ, तो उनकी किताबें या उनकी पढ़ाई थोड़ी महँगी साबित हो सकती हैं। और मैथमेटिक्स ग्रुप में मैंने देखा कि इसमें किताबें भी बड़ी सस्ती हैं, सुलभ है, हर जगह अवेलेबल भी हैं। तो एक ये भी रीज़न रहा इसको लेने का और इंटरेस्ट भी मेरा था, मैथ में इंटरेस्ट था, फिज़िक्स में इंटरेस्ट था और फिर आगे चल के मैंने बीएससी और एमएससी भी किया। तो मुझे मेरे अंदर शुरू से इस तरह का एक भाव था कि जिज्ञासा की भाव थी। जैसे बचपन का एक मुझे कहानी याद है कि मैं छोटा था, मेरे घर पे एक रेडियो हुआ करता था और उस रेडियो में जब आवाज़ आती थी, तो एक छोटा-सा बच्चा यही कौतूहल का विषय होगा ना कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है, कैसे आवाज़ आ रही है, कोई बोल रहा है क्या, पीछे से बोल रहा है। तो मैंने उसको खोलना शुरू किया और खोल के देखा तो इसमें कोई आदमी तो है नहीं। तो उसमें मैंने देखा सिंपली कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई एक स्पीकर है, छोटे-छोटे ट्रांजिस्टर हैं और तमाम उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं। तो फिर ये है कि मैंने उसको उतना नहीं बिगाड़ा था कि उसको जोड़ ना सकूँ, मैंने उतना ही खोला जितने में उसको मैं असेंबल फिर से कर सकूँ। तो असेंबल भी किया, तो ऐसे ही छोटी-छोटी घटनाएँ मेरे मन में आती गई और देखता गया मैं और साइंस के प्रति मेरा झुकाव बढ़ता गया। और फिर ईश्वर की कृपा रही कि मैं फिज़िक्स में पीएचडी भी किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और जिसका कुछ हिस्सा आईआईटी खड़गपुर से भी कंप्लीट हुआ और इसमें मेरे 2 महान गुरुओं का योगदान रहा। एक तो मेरे गुरुजी थे प्रोफ़ेसर राजाराम यादव, जिनके कुशल निर्देशन में मैंने पीएचडी अपना कंप्लीट किया। बाद में वो विभाग के विभागाध्यक्ष भी बने थे और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति भी रहे। और दूसरा जो मेरा आईआईटी खड़गपुर में जिन्होंने मेरा कुशल मार्गदर्शन किया और मेरे जीवन में काफ़ी अच्छा उन्होंने बदलाव लाए थे प्रोफ़ेसर एसराम, जो वहाँ मटेरियल साइंस सेंटर में प्रोफ़ेसर हुआ करते थे, बाद में एचओसी बने, हेड ऑफ़ द सेंटर और अभी वो तो ख़ैर दोनों लोग रिटायर हो चुके हैं और अपने-अपने जगह पे हैं। एक मेरे गुरुजी तो इलाहाबाद में हैं और वो वाराणसी में रहते हैं। तो इन दोनों का मेरे पीछे काफ़ी योगदान रहा और उसी योगदान में की कड़ी में देखा जाए तो जिन्होंने मेरा वाइवा लिया था प्रोफ़ेसर बलदेव राज, जो किसी ज़माने में भारत सरकार के रक्षा वैज्ञानिक सलाहकार हुआ करते थे। अब वो नहीं रहे दुनिया में खैर। तो उन्होंने भी मुझे अपने यहाँ आईजी कार कल्पक्कम, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कल्पक्कम में मुझे कुछ दिन का अवसर प्रदान किया था एज़ ए साइंटिस्ट वर्क करने का। तो मैंने वहाँ भी उनके कुशल निर्देशन में फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऊपर काम किया। तो इस तरह से मौके भी मुझे मिलते गए, मेरा इंटरेस्ट भी था, लगाव भी था। तो साइंस के प्रति थोड़ा-सा एक कह लीजिए उस समय गर्व का भाव भी हुआ करता था। उस समय छात्रों के बीच में लोकप्रियता यदि बनती भी थी या समाज में लोकप्रियता बनती थी, तो कहीं न कहीं विज्ञान वर्ग के छात्रों का उसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सम्मान मिलता था। तो बिल्कुल। एक ये भी रीज़न था कि विज्ञान ही क्यों ना लें। और एक लीगेसी भी रही है मेरे घर में कि मेरे घर में जितने मेरे कज़िन्स रहे हैं, काफ़ी सब तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी लोगों ने विज्ञान ही पढ़ाई किया, विज्ञान वर्ग से पढ़ाई किया। तो एक वो भी मेरा कारण रहा कि मैं विज्ञान के वर्ग की तरफ झुकाव मेरा बढ़ा। बहुत लंबा मतलब सफ़र रहा आपका। आपने अभी बताया तो कई ब चीज़ें मेरे को सच में मुझे ही नहीं पता था मतलब इतने सारे चीज़ों में से। सर आपके साइंस के प्रति इंटरेस्ट के बारे में हमें समझ आया बट आपने एकॉस्टिक स्टडी और नैनो साइंस जैसे सब्जेक्ट लेने का कबर कैसे सोचा?
देखिए जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उन दिनों ऑप्शन तो बहुत थे कि हम किसी विषय में अपना कर सकते थे पीएचडी। लेकिन मुझे अल्ट्रासोनिक टेक्निक्स से इसलिए भी अच्छी लगी कि अल्ट्रासोनिक टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। हैं तो मेटल कैरेक्टराइजेशन के बहुत सारे टेक्निक, अब मेटल भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सिंगल क्यूबिक होता है, बीसीसी यानी बेस सेंटर्ड होता है, एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, एचसीसी होता है, हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, डायमंड स्ट्रक्चर भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, पेलेट फॉर्म में होता है। बहुत सारे प्रकार हैं मटेरियल के और उनकी स्टडी करना, उनका फिजिकल स्टडी, केमिकल स्टडी या बहुत सारी स्टडी और भी होते हैं। वो सारी टेक्निक्स काफ़ी होती हैं, लेकिन उसमें जो अल्ट्रासोनिक टेक्निक्स है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि उसका जो फॉर्म है, वो बिफोर और आफ्टर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा अच्छा भी है और इकोनॉमिक भी है और इसमें हम मटेरियल का फिर रीयूज़ कर सकते हैं। किसी और जैसे कि मुझे कुछ और पैरामीटर्स में निकालना हो, जैसे हम अल्ट्रासोनिक की बात करें, तो मैंने उसका वेलोसिटी निकाला और उसका जो है एटेन्युएशन निकाला। तो ऐसे और भी पैरामीटर हम निकाल सकते हैं, तो वो मटेरियल हमारे काम आ सकता है। तो एक तो ये सबसे अच्छी टेक्निक रही और चूँकि नॉन डिस्ट्रक्टिव होने से नॉन हैज़ार्डस या किसी तरह का हार्म नहीं है उसमें, तो ये भी एक अच्छा रहा और नैनो साइंस जहाँ तक बात है, तो नैनो साइंस तो उस समय बर्निंग टॉपिक हुआ करता था। हर लोग चाहते थे कि नैनो के ऊपर कुछ काम करें और ये नैनो का मुझे एक तरह से कहें कि प्रेरणा जो मिली मैं उस समय अपने गुरुजी के साथ एक बार आईआईटी खड़गपुर विज़िट पे गया था। वहाँ पे एक सेंटर फॉर थ्योरेटिकल स्टडीज़ करके एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम के तहत वो लोग फेलोशिप भी देते हैं, रुकने की व्यवस्था करते हैं आईआईटी खड़गपुर में। तो उसके माध्यम से मैं वहाँ अप्रोच किया और वहीं मुझे प्रोफ़ेसर एसराम साहब से मुलाकात हुई और अच्छी बात रही कि वो भी अपने ही क्षेत्र के थे, जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ, उसी इलाके के आस-पास के वो भी रहने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहन दिया, एक बच्चे की तरह प्यार दिया और काफ़ी उन्होंने मुझे अच्छा व्यवहार के साथ अपने टीम में शामिल किया। और चूँकि मैंने गोल्ड पे काम किया, गोल्ड पे पार्टिकल उस समय काफ़ी महँगे आते थे और शायद मैं अपनी यूनिवर्सिटी में मुझे उतना अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाता और चूँकि आईआईटी वगैरह में फंड काफ़ी होते हैं, उन्होंने मुझे मटेरियल का प्रिपरेशन कराने में काफ़ी मदद किया। तो ये दोनों झुकाव कहीं न कहीं मेरे रिसर्च को बहुत बेस्ट बनाया और शायद उन्हीं की देन थी, प्रोफ़ेसर इस्लाम की ही देन थी और मेरे गुरुजी प्रोफ़ेसर राजाराम यादव सर की देन थी कि उन्हीं दौरान जब मैं अपना पीएचडी के पेपर्स लिख रहा था और पेपर को मैं जगह-जगह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस में सबमिट करता था, प्रेज़ेंटेशन के लिए। तो एक अच्छा एक कह सकते हैं कि मेरे पड़ाव ज़िंदगी में आया, वो मैसूर में आया। अराई पॉइंट था वहाँ पे ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट करके कुछ था। तो वहाँ पे मुझे मेरे काम को काफ़ी प्रोत्साहित किया गया और मुझे यंग साइंटिस्ट का अवार्ड नवंबर 2004 में मिला था। तो वो अवार्ड मेरे लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि संभवतः उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफ़ी साल पहले और आगे आने वाले सालों में भी वो इस तरह के अवार्ड किसी को सम्मान नहीं मिल पाया था। एक गैप हो गया था और ये खुशी जो है मेरे गुरुजी को भी बहुत अच्छी लगी। तत्कालीन जो हमारे उस समय वाइस चांसलर थे प्रोफ़ेसर एचआर सिंह साहब, जो कि ज़ूलॉजी के प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने भी बहुत मुझे प्रोत्साहित किया और बल्कि उन्होंने इतना प्रोत्साहित किया कि उस समय वो चाह रहे थे मुझे कुछ प्रोत्साहन देना, कुछ पुरस्कार देना। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दें, तो उन्होंने एक विवेकाधिकार कोष, एक अपने से उन्होंने बनाया और मुझे ₹5000 का एक चेक उन्होंने उस वक़्त दिया था, जिसको मैं काफ़ी समय लंबे समय तक रखा रहा कि ये मेरे जीवन का पहला पुरस्कार है, बड़ा पुरस्कार है। तो बड़ा अच्छा रहा इन दोनों की जर्नी में मुझे नैनो साइंस पे भी काम करना, नैनो मटेरियल्स के ऊपर काम करना, अल्ट्रासोनिक और एकॉस्टिकल स्टडी डिफरेंट मटेरियल का काम किया और मेरी पीएचडी भी काफ़ी अच्छी और बल्कि हेल्दी भी है। तकरीबन बाकी जो पीएचडी होती है सामान्य तौर पे वो 5 से 6, 7, 8 चैप्टर में कंप्लीट हो जाती है, इंट्रोडक्शन से लेते हुए और फाइनल कंक्लूजन तक। लेकिन मुझे चूँकि इतना अच्छा एक पीयर ग्रुप मिल गया, अपने दोस्तों का साथ मिल गया, मेरे ग्रुप में काफ़ी अच्छे-अच्छे विद्वान भी थे, मेरे जो सहयोगी थे डॉक्टर देवराज सिंह थे, डॉक्टर अरविंद तिवारी थे, डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे थे, मैडम अवस्थी थी, डॉक्टर प्रियंका अवस्थी थी, मेरे कुछ जूनियर्स अच्छे-अच्छे थे। उन सब ने भी मेरा काफ़ी सहयोग किया और इस तरह से देखा जाए तो मैंने अपना पीएचडी का थीसिस काफ़ी बड़ा किया और लगभग 14 चैप्टर पे मैंने काम किया और उस समय मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर भी पब्लिश कर लिए थे युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के साथ-साथ और जिसका कवरेज भी उस समय सहारा न्यूज़ ने किया, इंडिया टीवी ने इंडिया टुडे ने किया। तो एक बढ़िया लगा कि मतलब हमारे काम को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मतलब विश्वविद्यालय स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी और दोस्तों ने भी काफ़ी मेरा अच्छा सहयोग किया है। बहुत अच्छा मतलब लग रहा है आपके जर्नी बहुत शानदार रहा। और सर आपने प्रयागराज में अपना ग्रेजुएशन और मास्टर्स और पीएचडी के टाइम बहुत लंबा टाइम आपके लाइफ के गुज़ारी है।
तो उसका अपने मऊ डिस्ट्रिक्ट से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सफ़र हो कैसे तय किया? और स्टडीज़ के अलावा भी प्रयागराज आपके ज़हन में आपको मतलब क्या मेमोरीज़ है प्रयागराज का एक? देखिए, प्रयागराज नाम सुनते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं हमारी, बिल्कुल। क्योंकि प्रयागराज एक शहर नहीं बल्कि एक जीता-जागता शहर है। और प्रयागराज में जो एक बार रह लिया ना, वो वहीं का हो जाता है। यानी प्रयागराज जो जो कहते हैं ना, संगम की धरती है और तीर्थ राज है। तो वास्तव में वो राज करने के लिए भी है, तीर्थ करने के लिए भी है, दिल की धड़कन के लिए भी है, और शहर की मिट्टी में ऐसी खुशबू है कि जो वहाँ जाता है वो बसने का प्रयास करता है। और मैं भी एक सुदूर छोटे से कस्बे से ही निकला हूँ और एक साधारण परिवार परिवार से ही हूँ। लेकिन ये रहा है कि हमारे यहाँ शिक्षा का काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा। मेरे भाई-बहन, मेरे पिताजी भी बीएचयू के प्रोडक्ट हैं और बीएचयू से उन्होंने बीएससी एलएलबी किया है। तो मुझे शिक्षा का प्रभाव मेरे पर शुरू से रहा है। उन्होंने हमेशा अपने विश्वविद्यालय समय की बातें सुनाई कि हम लोग जब बीएचयू में थे तो ऐसे पढ़ते थे, क्या-क्या चीज़ें करते थे, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं एक छोटे से गाँव से ही निकले थे। तो मुझे वो प्रेरणा स्रोत मिले और मैं भी जब अपने घर से निकला तो इलाहाबाद एक सपना निकला था, क्योंकि उस समय एक मिथ भी था कि इलाहाबाद जाते हैं लोग तो शहर बड़ा देखकर कहीं न कहीं चकाचौंध में फँस जाते हैं और एक सिविल लाइन वहाँ क्षेत्र हुआ करता है, अगर वहाँ पे लोग जाते हैं तो अक्सर अपने राह से भटक जाते हैं। तो हमने भी संकल्प लिया था कि जब हम इलाहाबाद जाएँगे पढ़ने, तो भटकेंगे नहीं और कुछ हासिल करके आएँगे। क्योंकि उस समय सिर्फ़ हम 2 मित्रों का ही, मेरा और एक मेरा मित्र हैं जयनारायण यादव जी, जो इस समय केंद्रीय विद्यालय में कंप्यूटर साइंस के लेक्चरर हैं। हम दोनों ने यही तय किया था कि हम मन से पढ़ाई करेंगे और किसी को निराश नहीं होने देंगे। क्योंकि इसके पहले बहुत छात्र गए और कहीं न कहीं वो डिरेल हो गए, या तो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए या चकाचौंध में चले गए। जो भी उसका पीछे रीज़न रहा उसको तो हम लोग नहीं कह पाएँगे। लेकिन हम लोगों ने यही प्रण किया था और उसका ये अच्छा परिणाम रहा कि हम लोगों ने बीएससी भी किया, बहुत अच्छे नंबरों से किया। और एक प्रण हमें बड़ा अच्छा लगा था उस समय कि हम लोग मूवी नहीं देखेंगे पूरे 3 साल जब तक बीएससी करेंगे, मूवी वगैरह नहीं देखेंगे, कहीं मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं करेंगे जिससे लगे कि जो है ये हमें डिरेल कर रहा है। ध्यान भटक हाँ, ध्यान भटक रहा है। तो बीएससी हम जब लोग कंप्लीट कर लिए थे, 3rd ईयर फाइनल हो गया था और रिज़ल्ट आई थिंक निकल गया था। तब हम लोगों ने एक पहली मूवी जाके देखी थी सिविल लाइन्स में, वो कि अब प्रण हम लोग का पूरा हो गया है, बीएससी कंप्लीट हो गया, अच्छे नंबरों से पास कर गए हैं। फिर उसके बाद हमें लगा कि छात्रावास में रहना भी है और छात्रावास का जीवन भी एक बड़ा मस्त जीवन होता है, क्योंकि अगर जीवन में ये मान के चलिए कि अगर आपने छात्रावास में नहीं रहा है, तो संभवतः जीवन का वो पल छोड़ दिया है जो बहुत खुशनुमा होता है। इसमें खुशी भी है, गम भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, प्यार है, सब कुछ हँसने है। और ऐसे छात्रों का समूह है जो अलग-अलग कल्चर से आते हैं, अलग-अलग बोली से आते हैं, अलग-अलग खाने से आते हैं, अलग-अलग पहनावे से आते हैं। बिल्कुल। कोई बिल्कुल देहाती लुक में आता है, कोई शहरी लुक में आता है, कोई अर्बन लुक में आता है, कोई फिलॉसफी का स्टूडेंट है, कोई फिज़िक्स का है, कोई मैथ्स का है, कोई बायो का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का है, कोई बायोकेमिस्ट्री का है। तमाम ऐसे फ़ील्ड होते हैं और सबकी आपस में जब गहन चर्चा होती है, चाय पे चर्चा होती है, बैठ के हॉस्टल के मेस में होती है या हॉस्टल के बाहर टपरी पे होती है, तो वो कहीं न कहीं आपको गुदगुदाता भी है और प्रेरणा भी देता है कि यार हम ये क्षेत्र भी आज़मा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। और इलाहाबाद तो सिविलियंस के लिए बहुत फ़ेमस है, यहाँ यूपीएससी के लिए या यूपी पीसीएस के लिए बहुत फ़ेमस है। तो इन सब के बीच में रहते हुए मैंने अपना अच्छा ग्रूमिंग किया और फिर मैंने एमएससी फिजिक्स भी वहीं से किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही। और फिर मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पीएचडी किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मेरा जो टॉपिक भी था वो यही था, मेटेरियल कैरेक्टराइजेशन बाय मेटेरियल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एकॉस्टिक्स एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव मटेरियल। यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव सॉरी, इसको दोबारा कर लीजिए। मटेरियल कैरेक्टराइजेशन बाय एकॉस्टिक्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन। यानी कि जो मटेरियल का जो कैरेक्टराइजेशन हमने किया वो नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन टेक्निक से किया, जो कि अल्ट्रासोनिक टेक्निक होती है। तो उस पे मैंने काम किया था। और छात्रावास में जब हम लोग थे तो बल्कि एक हमारे यहाँ थर्सडे और सैटरडे सेमिनार हुआ करता था, जिसमें कि हम लोग को एक ऐसा टॉपिक दिया जाता था जो हम कभी सुने भी ना हो, पढ़े भी ना हो। लेकिन छात्रावास में उस तरह की गतिविधियों में कहीं न कहीं लिप्त ज़रूर रहते थे। जैसे मैं फ़िलॉसफ़ी कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फ़िलॉसफ़ी का कोई टॉपिक दे दिया कि इस पे बोलना है आपको। तो एक अच्छी ग्रूमिंग हम लोग को मिलती थी कि जो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उस पे भी हमें कुछ सुन के, पढ़ के, देख के बोलना रहता था। और वो कहीं न कहीं हम लोग को ये एक बोल्डनेस जो आती है ना हमारे अंदर, या कह सकते हैं कि आउटस्पोकन होते हैं, उसमें छात्रावास का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं तो आपके जितने भी दर्शक श्रोता सुन रहे होंगे, उनको यही कहूँगा कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बार छात्रावास का जीवन ज़रूर जिएँ। क्योंकि हमारे छात्रावास में एक और मस्त घटना होती थी। हमारे छात्रावास का नाम था डायमंड जुबली छात्रावास, जहाँ से मैंने पीजी और पीएचडी किया है। और एक छात्रावास में और रहा हूँ, हिंदू छात्रावास में भी रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, चूँकि वो बहुत
छोटे एज में थे तो उसकी मेमोरीज़ तो उतनी नहीं कलेक्ट कर पाए, लेकिन इसमें हम लोग काफ़ी रहे, डायमंड जुबली छात्रावास में। तो हमारे यहाँ एक अब ये दिसंबर का जैसे महीना चल रहा है, उस समय दिसंबर के महीने में 1 हफ्ते का या 10 दिन का वहाँ एक खेल सत्र और तमाम एक्टिविटियाँ हुआ करती थी। तो उसके बाद लास्ट में 30-31 तारीख को बहुत बढ़िया एक फंक्शन होता था। उसमें डीजे बत्तीसी एक अवार्ड बढ़ती थी और वो डीजे बत्तीसी में करीब मान के चलिए 25-26 अवार्ड तो बड़े फ़नी-फ़नी और बड़े मज़ाकिया हुआ करते थे और 2-4 अवार्ड बहुत सीरियस अवार्ड हुआ करते थे। फ़नी अवार्ड की बात करें तो जैसे कि छात्रावास में कोई बहुत अच्छा खूब खाना खाता हो मेस के अंदर और इतना खाना खाता हो कि मतलब पहले पंक्ति में बैठा फिर अगली पंक्ति तक भी बैठा रह गया। तो उसको भोजन भीम का अवार्ड मिलता था और किसी ने इतना खा लिया कि अभी चल भी नहीं पा रहा है, तो गजगामिनी का अवार्ड उसको मिलता था। कोई जो है पता चलता है कि टीवी बहुत देख रहा है, तो वो उसको रोगी टीबी का अवार्ड मिलता था। कोई पता चला कि शादी तय होगी भैया की और बात कर रहे हैं उनके छोटे भाई, तो उनको भाभी वक़्त अवार्ड मिलता था कि भैया की शादी हुई और देवर अपना बात कर रहे हैं। या ऐसे ही और भी तमाम अवार्ड थे, बहुत जो बहुत मेंटेन रहता था, अपने आप को वेल मेंटेन रखता था, उसको जो है माइकल जैक्सन अवार्ड मिलता था और मैं उस अवार्ड को पाया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मेंटेन रखता वाह! था। शुरू से मैं अपने आप को मेंटेन रखता था। किताबें भी काफ़ी अच्छे से रखता था और मेरा ड्रेसिंग सेंस के साथ-साथ पूरा कमरा भी काफ़ी व्यवस्थित रहता था। और भी इस तरह से काफ़ी अच्छे-अच्छे मज़ाकिया अवार्ड हुआ करते थे, जो कहीं न कहीं हम लोग बड़ा ही सीरियसली उसको इंतज़ार करते थे कि ये अवार्ड कब बँटेगा और किसको मिलेगा? किसको मिले, कौन उसमें नॉमिनेट होता है। उसमें 3 नाम नॉमिनेट भी होते थे और फिर हुँ, हमें गेस करना होता था कि इन तीनों में कौन इसका विनर होगा। बिल्कुल। ये ऐसे छात्रावास सोचिए कि इतना जहाँ मज़ाकिया पहलू भी हो और एक पढ़ने-लिखने का भी माहौल हो, तो उसमें रहने का अंदाज़ ही कुछ और होगा। तो बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका होता है और लास्ट के 2-3 अवार्ड जैसे कि डायमंड जुबली चूँकि छात्रावास का नाम है मेरे, तो डीजे मैन मैन ऑफ द ईयर जिसके सिलेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, यानी यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया या कहीं साइंटिस्ट बन गया, प्रोफेसर बन गया, कोई बड़ा अफ़सर बन गया या एसएससी के थ्रू या किसी और भी सेवाओं में अच्छा चयन हुआ है, तो उनको ये अवार्ड मिलते थे। तो वो काफ़ी चीयर अप भी होता था, उनकी तरफ से पार्टियाँ भी मिलती थी और छात्रावास की एक और अच्छी परंपरा होती थी कि जब हम लोगों के उस समय इंट्रोडक्शन हुआ करता था, हालाँकि रैगिंग नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि रैगिंग तो एक विभत्स रूप है। उसमें इंट्रोडक्शन जो हुआ था, जो हमारे वरिष्ठ हुआ करते थे, जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, वो हमें काफ़ी अच्छे-अच्छे काम कराते थे। लेकिन बाद में जब वो इंट्रोडक्शन ओवर हो जाता था, तो खूब बढ़िया खिलाते भी थे, हम लोगों को फ्लैग मार्च भी कराते थे और जो इच्छा वो खाते थे। तो बल्कि 1-2 साल तो बड़े मज़े आते थे। जहाँ भी सीनियर को देखा दूर से ही सर प्रणाम, सर प्रणाम। अब वो समझ गए कि अब भाई प्रणाम किया है तो इसको कुछ न कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। तो चाय, बिस्किट या कुछ ऐसा अपना चलता था। छात्रावास का जीवन ऐसे ही बड़ा ही रसीला और मस्त जीवन होता है। तो मैं तो सबसे कहूँगा कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो घर से दूर होकर एक बार छात्रावास में ज़रूर रहें। कि छात्रावास एक अपने आप में सारा प्यार मिलता है, भाई का भी प्यार मिलता है, बहन का, माँ का, सबका प्यार मिलता है, डाँट भी मिलता है, फटकार भी मिलता है। लेकिन वो आपकी लाइफ़ को एकदम बिल्कुल बढ़िया बनाता है। सर आपका कॉलेज के टाइम का और छात्रावास बहुत मज़ेदार रहा और मैं सुन रही थी और मैं इमेजिनेशन के ज़ोन में चली गई थी। तो बहुत ही मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सर एकॉस्टिक स्टडी से रिलेटेड बातें जैसे एकॉस्टिक इंजीनियरिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरे ख़्याल से मेरे साथ-साथ जो हमारे ऑडियंस है, उनके लिए भी एक नई जानकारी होगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने चूँकि मेरा एकॉस्टिकल स्टडी रहा है, अल्ट्रासोनिक स्टडी रहा है और नैनो साइंस के ऊपर भी रहा है। मैंने नैनो मटेरियल्स खुद ही प्रिपेयर किया है, आईआईटी खड़गपुर के अंदर। और इसी तरह और भी तमाम फ़ील्ड हैं जो आज के डेट में काफ़ी डिमांड में हैं। जैसे आजकल एआई का ज़माना चल रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का तो है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में भी लोग जा सकते हैं। और इसके अलावा बायोमेडिकल साइंस का फ़ील्ड है, मैथमेटिक्स में भी अच्छे-अच्छे आजकल फ़ील्ड आ रहे हैं। और बल्कि मैं तो कहूँगा आजकल ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके फ़ील्ड में वेरिएशन और एक्सपोज़र ना हो। चाहे वो खेल का ही क्षेत्र क्यों ना हो। किसी ज़माने में खेलने वाले को कहते थे कि ये खराब हो सकता है। लेकिन आज खेल में ग्लैमर भी है, पैसा भी है, एक्सपोज़र भी है। सेलिब्रिटी भी लोग बनते हैं। साहित्य के क्षेत्र में जाएँ तो साहित्य में भी देखिए आजकल तमाम बड़े-बड़े कलाकार हैं, बड़े-बड़े साहित्यकार हैं, बड़े-बड़े कवि हैं, जो मंचों से एक बार जब बोलते हैं तो कितने फॉलोअर्स होते हैं। यूट्यूब पे जाइए यूट्यूबर्स का भी ज़माना चल रहा है। तो ऐसा कोई फ़ील्ड अब नहीं रह गया है जो अछूता रह गया है। सब में नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटी कहें तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, लेकिन सब में है एनॉर्मस नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटी इन एवरी फील्ड इज़ देयर नाउअडेज़। तो साइंस में जिनका झुकाव होगा, साइंस में उन्हीं को जाना चाहिए जिनके अंदर वास्तव में डेडिकेशन हो, समर्पण हो, त्याग हो। क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी-कभी लगता है कि रोचक नहीं है। कभी-कभी लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि डेली वही लैब में जाना, लैब से आना, वही सारी एक्टिविटी होती है।
और आप अन्य अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो शायद उसमें इस तरह का बाइंडिंग नहीं होता है। उसमें आप समाज में भी जाके रह सकते हैं, टाइम भी पास कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा आपको डेडिकेशन तो रखना पड़ता है, ख़ास तौर से वो छात्र जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं ख़ास तौर से, यानी कि जिनका थ्योरेटिकल की जगह प्रैक्टिकल स्टडी ज़्यादा होता है, तो उनको लैब में ज़्यादा समय गुज़ारना पड़ता है। चाहे वो मेटल प्रिपरेशन का हो या कुछ और भी फ़ील्ड हो, बायो साइंसेज़ का भी फ़ील्ड हो, तो उनको समय देना पड़ता है। तो साइंस में उन्हीं छात्रों को जाना चाहिए, जिनके पास पर्याप्त समय हो, पर्याप्त एक महत्वाकांक्षा हो और साइंटिफिक टेम्पर होना ज़रूरी है। उनका जो सोच है, द जो दृष्टिकोण है सोचने का, वो उसमें साइंटिफिक टेम्पर का होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। ताकि अगर वो आगे और बढ़ना चाहें, पोस्ट डॉक करना चाहें, साइंटिस्ट बनना चाहें, फैकल्टी बनना चाहें, तो वही मोटिवेशन उनको आगे ले जाएगा। अगर वो मोटिवेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप साइंस रख के बहुत लंबे समय तक सर्वाइवल कर पाएँगे। क्योंकि साइंस जो है, साइंस का जो दायरा है ना, वो हमेशा एक तरह से क्रिएटिव होता है। कुछ नयापन उसमें करना, नवाचार करना पड़ता है, इनोवेशन करना पड़ता है, आर-एन-डी करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। तभी आप जो है बढ़िया एक्सेल कर पाएँगे और उसमें अपने फ़ील्ड में सर्वाइव करने के लिए भी आपको नित नए कुछ न कुछ प्रयोग करते रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपके जितने भी दर्शक जुड़े हैं सिरोज से, उनको यही कहूँगा कि वो साइंस में यदि आपका समर्पण है, झुकाव है और पर्याप्त समय है, तो ज़रूर जाइए। इसके अलावा ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि और भी कोई क्षेत्र खराब है या कम है, उसमें भी एक्सपोज़र है, उसमें भी आ जा सकते हैं, उसमें भी आपकी लाइफ़ बन सकती है, सर्वाइवल के लिए भी, ब्रेड एंड बटर के लिए भी और समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए भी। सब में आजकल पर्याप्त नंबर ऑफ अपॉर्च्युनिटी है। सर 2004 में आपको एकोस्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला था और 2021 में सर्वोच्च नेशनल ग्रीन थिंकर का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इन मेमोरीज़ के बारे में कुछ बताइए और ये अवार्ड आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए पुरस्कार और प्रोत्साहन मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन में हर सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है और बिल्कुल। कहीं न कहीं ये सपने और ऊँचे उड़ान भरने को देता है। क्योंकि प्रेरणा ऐसी चीज़ है जो हमें ऊर्जा भी देती है। और हम तो कहते हैं कि आपके दर्शकों से भी कहेंगे कि सपने इतने ऊँचे उड़िए, इतने ऊँचे उड़ान भरिए कि ताकि आप उसके आस-पास जो भी कल्पना कर सकते हैं वो तो आपको मिल ही जाएँगे। क्योंकि प्रेरणा और ऊर्जा अगर आपके अंदर भरी पड़ी है, तो सपने ज़रूर देखिए। और सपने वो देखिए जो आपको सोने ना दें। कलाम साहब ने कहा भी था, हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे और महान वैज्ञानिक भी थे, उन्होंने भी कहा था कि सपने वे नहीं जो सोते हुए देखते हैं, सपने वे जो आपको सोने ना दें। तो अगर इस भावना से आप चलेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप किसी पुरस्कार के लिए या किसी प्रोत्साहन के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 2004 में जब मुझे युवा वैज्ञानिक का पुरस्कार मिला था, तो वो मेरे लिए बहुत प्रेरणादायी रहा और बियॉन्ड द इमेजिनेशन भी रहा। क्योंकि हम 2 मित्र गए थे, मैं था और मेरे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे जो आजकल पीपीएन डिग्री कॉलेज कानपुर में प्रोफ़ेसर हैं फिज़िक्स के। हम दोनों साथ में गए थे पेपर प्रेज़ेंट करने और उस समय हमारे गुरुजी नहीं गए थे, प्रोफ़ेसर राजाराम यादव सर। तो हम लोग ऐसे ही गए थे और अपना पेपर प्रेज़ेंट किए और जैसा कि मेरी आदत थी कि पेपर प्रेज़ेंट किया और आस-पास शहर में घूमना, देखना, वहाँ कल्चर को समझना, कुछ मोनूमेंट्स है तो उसको देखना। तो चूँकि मैसूर एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, तो हमने सोचा कि चलो घूम के आते हैं और पेपर तो अपना प्रेज़ेंट हो ही गया है और टीपू सुल्तान की तलवार और जाने क्या-क्या सुन रखा था हमने। और वहाँ का दशहरा ऐसा कुछ सुन रखा था। तो हम लोग घूमने निकलने ही वाले थे कि कोई 2-3 साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने हमें रोका और पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हमने सोचा कि भाई ये कौन है जो हमें टिप्पणी कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो हमने सोचा कि बहाना कर दिया जाए कि हम लोग जा रहे हैं। तो हमने कहा वी आर गोइंग हियर एंड देयर। तो उन्होंने कहा नो, नो यू कांट गो देयर बिकॉज़ इन द इवनिंग यू हैव टू बी प्रेज़ेंट इन द कन्वोकेशन सॉरी इन द सेरेमनी फंक्शन। जो भी शाम को जो फंक्शन होने वाला था, चूँकि समापन का दिन था, तीसरा दिन, तो उसमें आपको रहना पड़ेगा। हमने सोचा कि यार कैसी क्या आवश्यकता है कि ये हम लोग को रोक रहे हैं हुँ। और हम लोग अच्छा खासा मूड बनाए हैं शहर घूमने के लिए। तो फिर मेरे मित्र ने सलाह दी कि चलो रुक ही जाते हैं, क्या पता कुछ हो। शाम को जब नाम का अनाउंसमेंट हुआ कि इस तरह के पेपर प्रेज़ेंट किए गए थे और ऐसे-ऐसे इन लोगों के टॉपिक्स थे, तो उसमें जो मेरा टॉपिक था, वो उनको बहुत अच्छा लगा और इनोवेटिव था, चूँकि मैंने गोल्ड के ऊपर काम किया था और अल्ट्रासोनिक टेक्निक पहली बार इस्तेमाल हुआ था उसपे। और जब उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि मेरा नाम जो है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2004 के लिए चयनित हुआ है एकास्टिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका, जो उसका इंडियन चैप्टर, तो मैं बहुत खुश हुआ और कभी तो ऐसा भी लग रहा था, बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मेरा ही नाम है। पहले मैंने देखा कोई और तो नहीं है, लेकिन मैं था और मेरे साथ 2-3 और लोग सेलेक्ट हुए थे। तो वो मेरे जीवन में एक अच्छा मोड़ भी था, एक प्रेरणा का स्रोत भी था
और जब मैंने वहाँ से कॉल किया अपने गुरुजी को कि मुझे इस तरह का अवार्ड मिला है, तो वो भी खुशी के मारे एकदम फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उनको भी लगा कि यार मैं हूँ नहीं, और ये लोग जाके वहाँ अच्छा प्रेज़ेंट भी किए हैं और अवार्ड भी जीते हैं। नॉर्मली सब जानते हैं कि अवार्ड लेने या देने में कहीं न कहीं लॉबिंग हो जाता है। एक-दूसरे को लोग प्रोत्साहित करते हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को प्रमोट करता है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं और फेयर सिलेक्शन मुझे लगता है हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा और इसी का परिणाम रहा कि विश्वविद्यालय में काफ़ी हमारा नाम भी हुआ। मीडिया ने भी साथ दिया, उन्होंने भी इसको कवरेज दिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ने काफ़ी अच्छा कवरेज किया था। ऐसे ही मैं जब और काम ये सब प्रेरणा का स्रोत है, चूँकि इससे जब हम प्रेरणा पाते हैं ना, तो हमें और लगता है कि और काम करना चाहिए, समाज के लिए भी करना चाहिए, खुद के लिए भी, फैमिली के लिए भी और सोसाइटी के लिए, फिर देश के लिए तो काम हमें करना ही करना है। तो और वैसे भी मैं देश को लेकर काफ़ी भावुक भी रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हम सोचें, जो भी करें, उसमें राष्ट्र प्रथम की भूमिका होनी चाहिए। हमारे सोच में पहले राष्ट्र होना चाहिए, फिर जो है हमारा प्रदेश या हम या मेरी फैमिली होनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र हित अगर हम करते हैं, यानी पहले देश और फिर शेष की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं अभी जो हमारा विज़न चला है 2047 विश्व गुरु बनने का, वो सहायक सिद्ध होगा। तो ऐसे ही मैं काम करता रहा, फिर मुझे 2001 में जैसा कि आपने बताया सर्वहित ग्रीन थिंकर अवार्ड मिला। और भी ऐसी एक लंबी फ़हरिस्त है जिसमें हमने काफ़ी अवार्ड लिए हैं। अलग-अलग क्षेत्रों में लिया है, तो मैं विज्ञान के साथ-साथ अलग क्षेत्रों में भी काम करना शुरू किया है हमने। चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, हिंदी में मेरी अच्छी अपनी थोड़ी अभिरुचियाँ हैं, तो उसमें भी मेरा बोलना, कविता पाठ करना, लिखना, ये सब मेरा शौक है। तो ये सब भी मैं करता रहता हूँ। मतलब बहुत अच्छा मतलब एक लाइफ का जर्नी आपने तय किया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अवार्ड के साथ। जी, जी। जी। सर एनआईओएस की शुरुआत क्यों किया गया था मतलब और उसके पीछे क्या आइडिया रहा? देखिए एनआईएस मैंने जॉइन किया 2011 में। जब मैंने पीएचडी कंप्लीट किया उसके बाद मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, मोदी यूनिवर्सिटी है सीकर डिस्ट्रिक्ट में लक्ष्मणगढ़ में, राजस्थान में। वहाँ मैंने अपने करियर की शुरुआत की और वहाँ मैं एज ए लेक्चरर, अब उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, तो वहाँ मैंने पढ़ाया बच्चों को बीटेक के। स्पेशली चूँकि गर्ल्स यूनिवर्सिटी थी तो मैंने वहाँ गर्ल्स को पढ़ाया, बीटेक को पढ़ाया। उसके बाद मेरा करीब 8 या 9 महीने में वहाँ था। मेरा सिलेक्शन हो जाता है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में। मैंने वहाँ फिर बीटेक को पढ़ाया, एमएससी को पढ़ाया और मेरे अंडर में एमफिल भी हुआ। करीब 15 बच्चों ने एमफिल भी कंप्लीट किया। तो वहाँ मैं करीब 2007 से लेके 2010 तक पढ़ाया और जनवरी 7 को मैंने फिर का यहाँ पे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जो कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। एक ऑटोनोमस बॉडी है, वहाँ पे मैंने अपना करियर एज ए एकेडमिक ऑफिसर फिजिक्स, यानी एक तरह से देखा जाए तो फैकल्टी के रूप में ही ज्वाइन किया था। और उसमें हमारा जो काम होता है बेसिकली करिकुलम डिज़ाइन करना और उसी के अकॉर्डिंग चूँकि मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट था तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पूरा किताब बनाया अपने तमाम टीम के साथ, एक्सपर्ट टीम के साथ। और जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स बनाती है और देश के बच्चों के लिए करिकुलम डिज़ाइन करती है, डिफ़ाइन करती है, तो वैसे हम लोग ओडीएल मोड में काम करते हैं। हम दोनों में अंतर ये है कि वो फॉर्मल मोड में काम करते हैं जो फिजिकल क्लासेस होते हैं और हमारा जो है डिस्टेंस लर्निंग मोड होते हैं। क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग मोड जो मेरा चुनने का एक मकसद ये भी था कि फॉर्मल एजुकेशन में तो सबको आसानी से मिल ही जा रहा है, किसी तरह से मिल ही जाता है। लेकिन ओडीएल एक ऐसा क्षेत्र है जिस पे किसी का ध्यान या तो कम जाता है या जाता भी है तो शायद उस भाव से नहीं जाता है, जो इसको सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें अपॉर्च्युनिटी बहुत है। ओडीएल क्या है कि बियॉन्ड द बाउंड्री है। इसमें कोई फिजिकल कंडीशन नहीं है, कोई टाइम का बैरियर नहीं है, कोई कोई एक तरह से कह लें कि क्वांटम ऑफ वर्क का बैरियर नहीं है। आप इसमें जैसे हमारे सिस्टम में आप आते हैं, एक बार एडमिशन लेते हैं, तो 5 साल तक वैलिड रहता है। एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया तो 5 साल तक वैलिड है। 5 साल के अंदर आप करीब-करीब 9 बार आपको एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है, क्योंकि 1 साल तो आप पढ़ाई करते हैं और फिर अगला 4 साल जो बचा हुआ है उसमें चूँकि साल में हमारे यहाँ 2 बार एग्ज़ाम होता है, पब्लिक एग्ज़ामिनेशन, तो 4 इंटू 2 यानी कि 8 बार वहाँ और 1 बार मेन एग्ज़ाम, तो 9 बार एग्ज़ाम मिल जाता है। उसके अलावा ऑन डिमांड एग्ज़ामिनेशन की भी फैसिलिटी है। जब चाहो तब परीक्षा, अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना है। समय और तिथि या जगह आपको खुद चुनना है। आज एक पेपर नोएडा में दे रहे हैं, अगला चाहे दिल्ली में दीजिए, अगला राजस्थान में दीजिए, पश्चिम बंगाल में दीजिए, कर्नाटका में दीजिए, चाहे केरला में दीजिए, जहाँ चाहे वहाँ देते रहिए। तो ये जो सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आपको फॉर्मल बोर्ड में नहीं मिलेगा। फॉर्मल में तो आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया, उसका समय निर्धारित है, सुबह 7 बजे जाना है, 3 बजे तक क्लास है या 2 बजे तक क्लास है, जो भी है। एक फिक्स्ड कोर्स है कि साइंस लिया है, आर्ट लिया है, कॉमर्स लिया है, तो उसमें ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। लेकिन ओडीएल मोड में खास तौर से जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, उस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी फिक्स नहीं कर रखा है।
अगर एक साइंस का विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है या ह्यूमैनिटी का छात्र चाहता है कि लाइब्रेरी साइंस पढ़ें या कोई एनवायरमेंटल साइंस पढ़े या बायो कोई सब्जेक्ट, मैथ का कोई सब्जेक्ट, तो वो भी वो ले सकता है। हाँ, लेकिन ये हम ज़रूर सलाह देते हैं अपने छात्रों को कि आप जो भी कोर्स बनाइए, अपना जो पैकेज बनाइए, उसमें ऐसा ज़रूर चुनना चाहिए कि आगे का भी भविष्य निर्धारित हो। ऐसा ना हो कि आप एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, एक पॉलिटिकल साइंस, एक हिस्ट्री ऐसा ले लिए, तो आगे चल के कोर्स बना नहीं। तो इसलिए ग्रुपिंग की गई है सब्जेक्टों की, इस ग्रुप से एक सब्जेक्ट, इस ग्रुप से एक सब्जेक्ट, ऐसे लेना चाहिए। तो ओडीएल में एक बहुत एनार्मस पावर है और चूँकि भारत जैसे बड़े देश में जहाँ पे करीब जनसँख्या हम सब जानते हैं 145 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, सबको फिजिकल बाउंड्री के अंदर पढ़ पाना या उतने फीस को ले पाना, सँभाल पाना सबके बस की बात नहीं है। हमारे यहाँ फीस भी बहुत नॉमिनल है। अगर बात करें सामान्य छात्र की तो तकरीबन 2300 से 2500 के भीतर ही हो जाता है। और यदि वो महिला है, एक्स सर्विसमैन हैं, ट्रांसजेंडर हैं या फिर किसी विशेष वर्ग से, अनुसूचित जाति, जनजाति से हैं, तो उनको छूट भी मुहैया कराई जाती है फीस में और तकरीबन 1500 से 1800 के बीच में आ जाता है। तो और उसी में हमारी किताबें भी उनको दी जाती है जो कि मुफ़्त होती है, पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और लगभग इतने ही अमाउंट मान के चलिए कि 1500 के आस-पास जो हमारा परीक्षा शुल्क होता है। तो मोटी-मोटा मान के चले तो 4 से 5000 के बीच में आप चाहे सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कर सकते हैं। जबकि सामान्य तौर पे अगर यदि बाहर के स्कूलों में जाते हैं, तो आपको एक अच्छी खासी फीस चुकानी पड़ती है, समय का निर्धारण होता है, फिर आपका डेली का रूटीन जो आप चाहते हैं अपनी तरह से नहीं कर सकते हैं। एनआईएस में आप हैं तो जॉब में हैं, जॉब भी अपना कंटिन्यू रखिए, पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए। कोई फिजिकल कंडीशन ना होने की वजह से घर के अंदर भी पढ़ सकते हैं। आपका अगर जगह प्लेस चेंज हो गया, अगर माता-पिता की नौकरी कहीं ट्रांसफ़र हो गया या आप ही कहीं काम करने चले गए, तो वो उस तरह की बाउंड्री हमारे यहाँ नहीं होती है। आप एक प्लेस दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। आपका क्रेडिट पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपके जो मार्क्स पिछले हैं वो संरक्षित रखे जाएँगे। अगला जो बचा हुआ सब्जेक्ट है दे के आप कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएँ ओडीएल मोड में ही पॉसिबल है। आप अपनी नौकरी भी यानी ब्रेड बटर भी हो सकता है कि किसी की लाइफ़ में ऐसा मोड़ आया हो कि उसको ब्रेड बटर पहले ज़रूरत है, पहले जीवन जीना है, बाद में पढ़ाई होती रहेगी। तो उन छात्रों का केयर कौन करेगा? या कोई ऐसा हमारा समाज का हाशिया है, जहाँ पे बहुत दूर स्कूल है, वो जा ही नहीं पा रहा है। या बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टम्स हैं, जहाँ पे ख़ास तौर से महिलाओं की बात करें, तो उनको पढ़ाने-लिखाने में लोग कम इंटरेस्ट रखते हैं, मान के चलते हैं कि ये कहीं न कहीं शादी-विवाह के बाद जाना है, तो एक निश्चित बाउंड्री कर देते हैं। तो उस बाउंड्री में रहकर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो सिर्फ़ ओडीएल मोड में ही संभव है और वो एनआईएस ऐसे छात्रों का हमेशा वेलकम करता है। इसीलिए जो हमारा जो मोटो है, वो एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन टू डोर स्टेप। आपके दरवाजे तक हम शिक्षा मुहैया कराएँगे और सबके लिए सर्वथा सुलभ शिक्षा मुहैया करेंगे, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव लर्निंग। कहीं से हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे कि आपका शिक्षा का स्तर कम हो। हमारा जो शिक्षा का जो बुनियादी ढाँचा है, करिकुलम है, वो भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो हमारा है एनसीएफ, उसी के पैरेलल है, उसी के एट पार हम लोग हैं। तो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में भी कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। तो बहुत ऐसे तमाम छात्र हैं कभी-कभी आजकल के दिनों में देखा जाए तो लोग नीट, जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई मॉडल बनना चाहता है या कोई सिंगर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, खेल में अच्छे-अच्छे प्रयास कर रहा है। तो ऐसे छात्र चूँकि फिज़िकली डेली नहीं जा सकते, उनको कहीं न कहीं एक फ्रीडम चाहिए या तैयारी करने वाला छात्र है, उसका अटेंडेंस कंपल्सरी है 70% या समथिंग जो भी निर्धारण है, तो वो फिर आप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ चूँकि अटेंडेंस का कंपल्सरी नहीं हुआ है। आप जाइए, हमारे यहाँ भी चलता है, क्लासेस चलता है, उसको हम लोग पीसीपी बोलते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें आप डाउट क्लियर करने जाते हैं, जो भी आपको डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो नोट डाउन करिए और ले जाइए, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये फ्रीडम है हमारे यहाँ और हमारी तो किताबें इस तरह से लिखी जाती है कि हम लोग उसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग मटेरियल यानी स्व-अध्ययन सामग्री। आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि टीचर ही मुझे पढ़ा रहा है, यानी टीचर इन प्रिंट है। एक-एक पैरा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़े से क्वेश्चन इन टेक्स्ट टाइप के दिए रहेंगे। आप उसको चेकमेट करेंगे, आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नहीं समझ सॉल्व कर पा रहे इसका मतलब ये आपको ऊपर का कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। दोबारा अनडू कर लीजिए। तो ये सब फ्रीडम कौन देगा आपको? तो ज़ाहिर-सी बात है ऐसे सारे छात्रों के लिए मैं तो कहूँगा कि सिरोज़ के भी जितने भी हमारे एसिड सर्वाइवर हैं वो भी हमारे यहाँ वेलकम हैं और मैं तो आप लोगों की बड़ी एक तरह से हृदय तल से बहुत बड़ाई करूँगा कि आपने नाम बहुत अच्छा लगा है सिरोज यानी सी मेक्स हीरोज़। तो आपके जो सी में है ना, वो ही भी जुड़ा हुआ है। यानी ही को भी अगर हीरो बनना है, तो सी के साथ ही रहना पड़ेगा। और इस छाँव फाउंडेशन को मैं ख़ास तौर से बहुत तहे दिल से कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके जो संस्थापक हैं हमारे आलोक दीक्षित जी या अंशु जी हैं या आप हैं, मौसमी जी हैं, आकृति जी हैं। ये लोग जो मिल के काम कर रहे हैं ना, ये समाज को जो विविध मानसिकता है, जो एक तरह से हीनियस जो क्राइम करने की जो मानसिकता है,
उससे एक बहुत बड़ा लोहा ले रहे हैं, चैलेंज ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये जो देश में जो घटनाएँ हो रही हैं इस तरह की, जो कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, जो कहीं आपको पीछे धकेलना चाहते हैं, वो अपने प्रयास में असफल हैं। क्योंकि आपने सफलता की वो डोर बाँध रही है, वो अपने एक क्या कहते हैं पैरामीटर आपने गढ़ दिया है। मैं अभी देख रहा था आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को देख रहा था कि आप जो सिलाई-बुनाई, कढ़ाई भी करवा रहे हैं, एक अच्छी पेंटिंग भी सिखा रहे हैं। आपके जो है स्टोर्स भी खुल गए हैं सीरोज़ के नाम से, कॉफ़ी टेबल्स भी खुल गए हैं। तो कहीं न कहीं आप सशक्तिकरण की भूमिका में हैं। और ये जो एथिस सर्वाइवर हैं या जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, मैं तो उनको सलाम करूँगा कि जो इतने सारे झंझावातों को झेलते हुए भी, वो देश के लिए अभी भी उसी भाव से काम कर रहे हैं। मैंने आपकी बहुत सारी पेंटिंग्स देखी, बहुत ही प्यारे-प्यारे पेंटिंग्स हैं। मेरी पूरी फैमिली आई हुई है मेरे साथ, मेरे बेटे आए हुए हैं, अबीर गुप्ता जी, मेरी वाइफ़ आई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, उन्होंने भी देखा और बड़ा ही सराहा कि आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोग एक तरह से प्रेरणा थैंक यू सर। स्रोत है। और मैं आपके लिए बल्कि 2 लाइनें भी कहना चाहूँगा, दुष्यंत कुमार की बड़ी अच्छी बिल्कुल। लाइन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जी, चूँकि मुझे रीडिंग करना पड़ेगा, तो वो 2 लाइनें मैं आपके पढ़ना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। आप लोगों के लिए विशेष तौर पे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, ये आग चलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। तो आप लोगों ने जो ये आग जलाई है, जो अलख जगाई है, वो बहुत ही एक उम्दा प्रयास है और कहीं न कहीं इससे देश को ही लाभ होने वाला है। क्योंकि आपने उनका साथ दिया है जिसका किसी ने साथ छोड़ा था या अपने गुस्से का जी इज़हार किया था, लेकिन आपने उनको प्यार दिया, त्याग दिया, समर्पण दिया और हमेशा देखिए युद्ध भी जब भी जीते गए हैं ना, वो कहीं न कहीं समर्पण और त्याग से ही जीते गए हैं। सिकंदर भी आए, वो भी त्याग के गए। चाहे वो भगवान बुद्ध जो बुद्ध बने, वो भी इसी प्रेरणा से ही बने। क्योंकि जो हिंसा का मार्ग है, वो उसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जो अहिंसा है, अहिंसा इसलिए हमारे गांधी जी कहते भी थे, अहिंसा परमो धर्म। अगर परम धर्म कुछ है, तो वो है अहिंसा है। और अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य क्या है? शांति। क्योंकि हम सब शांति चाहते हैं ना, विश्व बंधुत्व की जो हम कामना करते हैं या अभी हमने कुछ दिन पहले G20 सम्मेलन में देखा, वन नेशन, वन अर्थ, वन फैमिली, उसका भी मूल मंत्र यही था कि पूरा विश्व एक परिवार है, हम सब इसके मेंबर्स हैं, हम सब इसके ग्लोबल सिटीजन हैं और हमारा अंतिम जो लक्ष्य होना चाहिए, वो विश्व बंधुत्व का होना चाहिए, भाईचारा की भावना होनी चाहिए और सब में एक शांति प्रिय बात होनी चाहिए। लोग अपना-अपना लाइफ जिए क्योंकि मानव जीवन जो है, बड़े ही किसी अच्छे कर्म से मिला है, क्योंकि हम लोग भी एक सोशल एनिमल ही हैं। बस हमारे अंदर एक बुद्धिमत्ता है, एक इंटेलिजेंस है, इसलिए हम चीज़ों में विभेद कर पाते हैं। लेकिन वो विभेद कभी-कभी जब गलत डायरेक्शन में हो जाता है, तो इसी तरह के एसिड अटैक हो जाते हैं, सर्वाइवर्स आ जाते हैं। तो आप लोग निश्चित तौर पे बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो अच्छा काम कर रहे हैं। और बल्कि 1-2 लाइनें और मैं आप कहूँगा कि आप लोगों ने ये जो काम किया है ना, कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। आप लोग जो काम कर रहे हैं वास्तव में बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बहुत बाकी है। सुंदर सर। तो आप लोगों ने जो ये आसमान नापने का जो हुँ, बीड़ा उठाया है, वो बहुत ही शानदार बीड़ा उठाया है और निस्संदेह मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपकी पूरी टीम इसको एक संघर्ष की तरह, एक पूरे आंदोलन की तरह लेके चले और देश आपका इसमें साथ देगा। चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे एक आम नागरिक हो, सब आपके साथ रहेंगे और हम सबसे अपील करेंगे, कृपया इस तरह की जो भी कहीं घटना हो रही है, उसको रोकें और इस तरह के लोग थोड़े-से समाज में जो कुत्सित मानसिकता के हैं, जो इस जघन्य अपराध में शामिल हो रहे हैं या उत्साहित कर रहे हैं, उनको रोकें। क्योंकि ये कभी हमारे समाज का हिस्सा नहीं रहा है। भगवान ने सबको सुंदर बना के भेजा है, सुंदर बनाने का मतलब सुंदर विचारों के साथ भेजा है। सुंदर कार्य करने के लिए भेजा है, कभी भी हिंसा के लिए नहीं भेजा है। मानव का मानव से बैर ना हो, मानव को मानव से प्रेम हो और हम सब सुखी तभी रहेंगे जब एक-दूसरे को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से, सामाजिक कार्यकलापों के माध्यम से
या आपस में जो है मेल-मिलाप के माध्यम से, तो हम सबको मिल के रहना है। तोड़ने की भावना से नहीं रहना है, जोड़ने की भावना से रहना है। और हिंदुस्तान तो देखिए जोड़ने का ही हमेशा एक रेपुटेशन रहा है। अगर आप उत्तर से दक्षिण तक जाएँ, पूरब से पश्चिम तक जाएँ, आपको तमाम भौगोलिक परिस्थितियाँ मिलेंगी। कहीं खाने का क्वालिटी कुछ होगा, कहीं खाने का स्वाद कुछ होगा, कहीं पहनावा कुछ होगा, कहीं पहनावा कुछ होगा, कहीं के शब्द कुछ होंगे, कहीं की भाषा की कुछ होगी। यानी कि इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी यूनिटी है। तो भारत ने तो हमेशा जोड़ने का काम किया है। इसीलिए जब देश में या विदेश में कहीं भी देखिए युद्ध होता है, तो हमारे यहाँ बुद्ध को याद किया जाता है, जिन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया है। और अब तो वर्तमान सरकार ने भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बना दिया। यानी पूरे वर्ल्ड को ही जोड़ने का काम कर रहा है। योग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून को हम लोग मनाते हैं, तो कहीं न कहीं जहाँ पे वियोग है, जहाँ पे कुछ भी है, वहाँ पे हम लोग संजोग करते हैं। जब दो देश प्रयोग करता है, तो हम योग करते हैं। यानी कि जो दो दूसरे देश प्रयोग करते हैं सामरिक शक्तियों के लिए, तो हम योग करके जोड़ते हैं लोगों को। तो वैसे मैं चाहूँगा कि समाज में सब लोग आपस में मिल के रहें, एक अच्छी भाईचारा ब्रदरहुड की भावना से रहें और इस तरह की घटना कभी ना हो, ऐसा मेरा पूरा उम्मीद है। और सिरोज आपका नाम मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसी में मुझे ही दिखता है और ही से हीरोज़ बनेंगे और सी से सीरोज़ बनेंगे। तो कहीं न कहीं ये दोनों ही समाज के अंग हैं और दोनों एक-दूसरे को पूरा करते हैं। और इसके लिए शिवा-पार्वती से बढ़िया कौन हो सकता है एग्ज़ाम्पल। मैं शिवा भक्त हूँ इसलिए मैं उनका ही उदाहरण दे रहा हूँ कि शिव और पार्वती का एक अद्भुत संजोग है, जो एक-दूसरे के एक तरह से प्रतिबिंब हैं। अगर ही है तो सी है तो ही है। और जहाँ सी है, वहीं ही का जन्म होता है, वहीं ममता का जन्म होता है, करुणा का जन्म होता है। तो ये लोभ कहाँ जा रहा है, ये कहाँ मतलब करुणा जा रही है, ये हमें समझना होगा। इसको कहीं न कहीं से हम सबको फिर से जुड़ना होगा। सर कहीं न कहीं आपने बोला कि एक-दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी है और हमारे साथ भी कोई भी इंसिडेंट किसी के साथ हो जाते हैं तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी, जी। आप जैसे लोग बहुत सारे हम लोग को सपोर्ट करते हैं और कहीं न कहीं इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं जी। लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी, तो बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल ज़रूरी है और हमें हमेशा जो है मैंने कहा ना कि सपने काफ़ी ऊँचे उड़ के देखने चाहिए, क्योंकि सपनों को जब हम उड़ान ऊँची भरते हैं, तो ये मान के चलिए कि ये भरोसे और सफलता के काफ़ी करीब हम पहुँचते हैं। और जो सपने होते हैं हमेशा प्रेरणा देते हैं और ऊर्जा देते हैं। तो ये प्रेरणा और ऊर्जा अगर हमें लेना है तो सपने बड़े-बड़े देखने पड़ेंगे हमें। छोटे सपने कभी नहीं लेके चले। अगर हम लोग अपनी बात करें तो अपने ज़माने में जब हम लोग निकले थे गाँव से, तो हमें नहीं लगा था कि हम लोग यहाँ तक पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि बहुत सारे समाज में ऐसे भी तत्व थे जो हमें डिमोरलाइज़ करते थे। कहते थे कि यार जा तो रहे हो वहाँ पढ़ने, थोड़ा देखना सँभल के रहना और नहीं तो एक काम करो यहीं पास में ही कहीं एडमिशन ले लो, कम से कम वहाँ से फ़ेल हो गए तो या फेल्योर हुए तो यहाँ पे कर लेना। तो हम लोगों ने हार नहीं मानी और बल्कि मैं तो कहूँगा उन सभी छात्रों के लिए, ख़ास तौर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय या इलाहाबाद में रहने वाले उन छात्रों के लिए, जिनके सपने और हौसले बहुत ही बुलंद होते हैं, बहुत ही ऊँचे होते हैं, बड़े होते हैं। एक 4 बाई कह लीजिए 8 बाई 10 के कमरों में बिल्कुल दधीचि की हड्डियों की तरह अपना शरीर गला रहे होते हैं, लेकिन अपना जो एक तरह से कहते हैं ना लक्ष्य, जो निर्धारित कर लिया है, उसको देखना या भूलना पसंद नहीं करते हैं। अगर उनको यूपीएससी क्लियर करना है, साइंटिस्ट बनना है, फैकल्टी बनना है, पत्रकार बनना है, एक अच्छा कथाकार बनना है, साहित्यकार बनना है, वो छोड़ते नहीं हैं और वो ऐसी संगम की धरती जो आपको छोड़ने भी नहीं देती है। तो हम उन सब छात्रों के लिए कहते हैं 2 लाइन कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो हमेशा हम अपने सपने जो है औकात से बड़े लेके चलते हैं, तभी हम सफलता अर्जित करते हैं। क्योंकि यदि हम अपने औकात को बहुत कम सीमित में रख देंगे ना, या हम मान के चलेंगे ये मेरे लिए नहीं है, तो कहीं न कहीं वो हमारे लक्ष्य को बाधित कर देगा। लक्ष्य को हमेशा ऊँचा रखिए। और ऐसा कोई लक्ष्य हुआ नहीं जिसको पाया ना जा सके। किसी ज़माने में चंद्रमा पे पहुँचना मुश्किल था, मंगल पे पहुँचना मुश्किल था। आज वो सारे काम हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सपने ही तो बता रहे हैं। क्योंकि हम सपने ही जब हाइपोथेसिस में लाते हैं, हाइपोथेसिस को जब हम एक्सपेरिमेंट फॉर्म में लाते हैं, तो वो पॉसिबल होता है। क्योंकि इम्पॉसिबल में भी आई वर्ड है। इम्पॉसिबल में पॉसिबल आई कैन मेक पॉसिबल। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल है और सिरोज इसी का प्रतिबिंब है। सिरोज मुझे लगता है कि आपका शायद 2013 में फाउंडेशन हुआ, मैं देख रहा हूँ कि 2013 में फाउंडेशन हुआ है और 12 सालों में आप लोगों ने प्रतिभा की वो उड़ान ऊँची उड़ी है कि अब शायद मुझे लगता है आप लोगों को किसी को रोक पाना बहुत ही मुमकिन या मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपका मैंने देखा कि आप एक अच्छे पेंटर भी तैयार कर रहे हैं और तकनीकी की बात करें तो आप कंप्यूटर की भी शिक्षा दे रहे हैं। आप जो है बेकरी की भी शिक्षा दे रहे हैं। मतलब स्वाध्याय से स्वावलंबन, स्वावलंबन से आत्मनिर्भर भारत की तरफ आप ले चल रहे हैं।
तो मैं आपके साथ जितने भी सर्वाइवर कुछ से मैंने मिला, तो मैंने देखा है कि वो एक तो मेंटली भी कोप अप कर रही हैं, जो मेंटल ट्रॉमा में रही होंगी, वो उससे बाहर निकल रही हैं। उनको लग रहा है कि दुनिया बड़ी है और दुनिया में और भी कुछ बाकी है। पेंटिंग्स देखिए, क्या कलाकारी है, क्या कल्पना है, बहुत ही अद्भुत कल्पना है उसमें। आपकी कढ़ाई-बुनाई को मैंने देखा आपने, वो भी बहुत अच्छे हैं और आप तो बल्कि अब मुझे लग रहा है कि आप कुछ दिनों में ब्रांड बन जाएँगे और ब्रांड बन ही चुके हैं, क्योंकि आपके जो कॉफ़ी टेबल मतलब कॉफ़ी स्टोर भी खुल गए हैं। फिरोज़ अब मुझे कैफ़े। हाँ, सीरोज़ कॉफ़ी बन गया है। हुँ, आपके मैंने सुना है कि नोएडा में 2-2 ब्रांचेज़ हैं, जी। लखनऊ में है, दिल्ली में है, आगरा में है। पुणे में तो भी मेरा बहुत जल्द पूरा होने वाले हैं। अच्छा, पुणे में जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको और मैं हमेशा चाहूँगा कि आप लोग ऐसे ही सीरोज़ हीरोज़ को पैदा करते रहें बिल्कुल सर। और सभी दर्शकों से मेरी यही उम्मीद रहेगी कि यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे, तो आप इनकी पूरी मदद करिए, तन, मन, धन से मदद करिए। हो सके तो इनका थोड़ा-सा सहयोग भी कीजिए कि क क्यों न क्यों कोई भी संस्था होती है या कोई भी विचार होती है, वो क्रांति का रूप तभी लेती है, जब उसमें फाइनेंस एंगल भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, यानी हम उनको फाइनेंशियली जब सपोर्ट करते हैं, तो कहीं न कहीं वो जो रियल हीरोज़ हैं, वो निकल के आते हैं। मैं तो कहूँगा कि रियल हीरोज़ यही है, जो आप रील में देखते हैं, वो रियल हीरोज़ नहीं है। वो तो केवल एक समाज का प्रतिबिंब है, जो समाज में घटनाएँ घटती हैं, उसके ऊपर एक कहानी बना के मिर्च मसाला लगा के पेश कर दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये रियल हीरोज़ है, जो समाज में घटना घट रही है या जिससे पीड़ित हैं, ये खुद उसके जो गवाह हैं। तो इनसे बढ़िया आपको उदाहरण कोई नहीं मिलेगा और आप लोग निस्संदेह मतलब मैं क्या कहूँ भारत माँ के रियल सपूत हैं, थैंक यू सर। जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इसके पीछे जो प्रेरणा आई, चाहे वो आलोक दीक्षित जी ने लाई हो, जी, जैसे भी लाई हो, वो भी उस विचार को मैं सलाम करता हूँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि संभवतः विचार इसीलिए उनका आया होगा कि उनका मैंने पता किया था कि वो कानपुर से बिलॉन्ग करते हैं जी। और कानपुर हमेशा क्रांति की धरती रही हुँ, है। अगर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो कानपुर से सटा एक बिठूर क्षेत्र है। जी। बिठूर में हमारे चाहे तात्या टोपे रहे हों, रानी लक्ष्मीबाई रही हुँ, हों या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी नायक रहे हों, जी, सब कहीं न कहीं उनकी वहाँ से बिलॉन्गिंग है। तो कानपुर ऐतिहासिक क्षेत्र है, तो शायद उसी वजह से उनकी क्रांति की बिल्कुल। भाव आया होगा। लेकिन जैसे भी आया है, बहुत ही शानदार और हुँ। उम्दा भाव आया है। सर उसी दिशा पे कहीं न कहीं हमारे एनजीओ काम कर रहे हैं क्योंकि जिस मोटिव से कोई क्रिमिनल क्राइम करते हैं, उनको लगता है कि इनका चेहरा मतलब ज़्यादातर वन साइड लव के वजह से होती है, ज़्यादातर स्टोरी या कोई भी ईगो में आ जाते हैं जब इंसान, तो ऐसे क्राइम करते हैं, तो उनका जो मोटिव है वो हम मतलब उसको हम लाइक हरा रहे हैं कहीं न कहीं क्योंकि जो भी उन्होंने सोचा भी नहीं था, उनको लगा था कि शायद घर में बंद हो जाएँगे या दोबारा उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो प्रपोज़ल आया था। बट हमारा एनजीओ इसी दिशा में काम कर रहा है और उनको दिखाया जा रहा है कि और बेहतर कर रहे हैं हम लाइफ़ में। तो कहीं न कहीं ऐसे ही क्राइम को कम करा जा सकता है। अ, आई लॉ सिस्टम हमको सब पता ही है मतलब हम सब जानते हैं बहुत मतलब डिले है, बहुत टाइम लग जाते हैं। उसमें भी बहुत सारे उम्र कैद हो जाते हैं बट कई सारे जैसे अंशु का जो क्राइम किया था जिन्होंने उनका उम्र पूरा हो गया था, तो उनको छोड़ दिया गया था अमृत महोत्सव मनाते टाइम। तो ऐसे ही हमारा लॉ सिस्टम बहुत कमज़ोर है कहीं न कहीं। तो हम लोगों ने इसी सोच में इस दिशा में चलना स्टार्ट किया कि हम कुछ करेंगे जब तभी इन लोगों को लगेगा कि नहीं, जो मोटिव हमारा था वो अभी कहीं न कहीं हम हार रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो यही बस थॉट है हम लोगों के। नहीं, आप लोगों का थॉट बहुत अच्छा है और जी। मैं तो कहता हूँ कि जो ये लोग इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं आपराधिक मानसिकता के हैं और वो इस तरह की जो अपराध आता है ना, बेसिकली वो कहीं न कहीं अनरेस्ट की वजह से होता है। जब दिमाग में कोई अनरेस्ट होता है, किसी चीज़ के लिए पागलपन हो जाता है, तो उसमें इस तरह की घटनाएँ या अनचाही घटनाएँ हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों को कहीं न कहीं थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाना चाहिए, उनका काउंसलिंग करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएँ ना घटें। और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो निस्संदेह कहीं से हारने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये जो जो सूरत की बात है ना, देखिए तो हमारे तो बहुत पहले से कहा गया है कि सूरत नहीं सीरत पे ना जाना चाहिए क्योंकि सूरत तो कुछ दिन के लिए है। देखिए यंग एज जो है ये कुछ ही दिनों का आता है। 10 से 15-20 साल का होता है, उसके बाद बुढ़ापा आता है और बचपना रह जाता है पीछे। तो फिर से वही शरीर मिलता है जिसमें आप अपने आप को बहुत सुंदर नहीं महसूस कर सकते हैं। तो सुंदरता तभी महसूस की जाती है जब आपके विचार अच्छे हों। क्योंकि विचार से ज़्यादा आप श्रेष्ठ हैं, अपने कर्मों से श्रेष्ठ हैं, तो आप हमेशा एक नज़ीर की भूमिका में आएँगे, आपका लोग उदाहरण देंगे। आज तमाम महापुरुषों का नाम लेते हैं, तमाम क्रांतिकारियों का नाम लेते हैं या आप ही के ग्रुप से तमाम लोगों का नाम याद किया जा रहा है, तो किस वजह से? क्योंकि आपके कर्म की वजह से, आपने जो कर्म कर रहे हैं, जो समाज को दिशा दे रहे हैं, जो दशा देने वाले हैं या जो आपकी भूमिका है, वो कहीं न कहीं रिमार्केबल है, जिसको लोग याद करें।
और हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं कि चाहे देखिए वामन अवतार भी रहा, वामन में मतलब छोटा अवतार था, तो वहाँ तो सूरत नहीं देखा गया। या बहुत बड़े सोक्रेटिस जो इतने बड़े फिलॉसफर हुए, सुकरात, वो तो चेहरे से बहुत कुरूप थे। लेकिन वो देखिए उनकी आज कितनी शानदार जो है भूमिका रही है, पूरे द वर्ल्ड के लिए भूमिका रही है। तो ऐसा नहीं है कि सूरत ही सब कुछ है। ये ज़रूर मान सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टेंट सूरत किसी को अपील कर जाती है, किसी को नहीं अपील करती है। लेकिन अल्टीमेटली जो है मन से आदमी को स्वच्छ होना चाहिए। अगर मन से स्वच्छ है तो उसको सूरत में बहुत ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा, उसको सीरत में नज़र आएगा कि हाँ, ये मन से कितना अच्छा है, मेरे लिए कितना सहयोग कर सकता है, मेरे साथ कब तक खड़ा रह सकता है, मेरा अच्छा मित्र कितना हो सकता है। और मित्र तो मेरे हिसाब से वही होगा जो आपसे ज़्यादा आप उस पे भरोसा कर सकें, वही आपका सच्चा मित्र हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मुझे तलाशना होगा, चाहे वो सीरोज़ टीम में हो या हीरोज़ टीम में हो या देश में कहीं पे भी, ऐसे लोगों का हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, जो हम एक-दूसरे का साथ दे सकें। सर अभी तक आपका इतना सक्सेसफुल जर्नी के बारे में हमने सुना और सक्सेसफुल एक लाइफ जो आपने बिताया। तो इस सक्सेस के पीछे आपका फैमिली, बच्चे और दोस्तों का क्या योगदान रहा? बहुत ही आपका बढ़िया क्वेश्चन है। और चूँकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है समाज लोगों से बनता है, परिवार से बनता है, मित्रों से बनता है। तो किसी की भी असफलता या सफलता में इन्हीं का हाथ होता है या इन्हीं का सहयोग होता है, कह सकते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ, ईश्वर का भी और अपने परिवार का ऋणी हूँ कि मुझे एक अच्छा जो है हमेशा दोस्त मिला है, एक अच्छा जो है परिवार मिला है। और परिवार की बात करें, तो एक अच्छी पत्नी के रूप में, एक अच्छी अर्धांगिनी के रूप में मुझे जो है डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी का सहयोग मिला है। जब से शादी के बाद से जो भी मेरी उपलब्धियाँ हैं, वो कहीं न कहीं उसमें एक बहुत बड़ा उनका त्याग भी रहा है, समर्पण भी रहा है, योगदान भी रहा है। क्योंकि अब आपके सी की ही बात करें तो विदाउट सी ही कैन नॉट बिकम ग्रेट। तो अगर मैं कहीं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो उसमें उनकी भूमिका है। और वो खुद भी एक अच्छी विदुषी महिला हैं, एक विद्वान हैं। उनका अपना एक सब्जेक्ट है, वो बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। और अभी वर्तमान में वो फैकल्टी हैं एमआईटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा में ही। तो उन्होंने मुझे हर पल और हर समय जब भी मैं कठिनाई में रहा या कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम में रहा या लगा कि चैलेंजेज़ है लाइफ में, तो उन्हें हमेशा मेरा सहयोग किया है बढ़-चढ़ के। चूँकि वो एक अच्छा खाना भी बनाती हैं, तो मुझे खाना खाने में भी आनंद आता है। तो यानी कि कहीं न कहीं तो मेंटल और फिज़िकल दोनों में स्ट्रेस मेरा दूर हो जाता है। अब आदमी आप घर से खुश रहते हैं ना, तो हमेशा अच्छा सोचते हैं, क्योंकि जब आपका स्वस्थ तन रहेगा, तो मन भी स्वस्थ रहेगा। तो उसमें उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है और हमेशा वो डिज़र्व करती हैं इसके लिए कि वो हमेशा जो मेरा साथ देती है, मैं उनके लिए उनको एक तरह से धन्यवाद कह दूँ, चूँकि सहगामिनी हैं, तो धन्यवाद तो मैं दे के ऋणी नहीं हो सकता हूँ, ना ही अपना ऋण चुका सकता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि जब भी जहाँ भी रहूँ, उनका साथ हमेशा मिलता रहे। और मेरे साथ मेरे बेटे भी हैं, जो कि 14 वर्ष के अभी जल्द ही हुए हैं। अबीर गुप्ता जी भी, वो भी बहुत एक अच्छे इंसान बने, ऐसे मेरी उम्मीद है। पढ़ाई-लिखाई में वो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी माताजी उनको बहुत अच्छा केयर करती हैं, चूँकि वो उसी भी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे पढ़ाती हैं। और मैं भी उनसे यही उम्मीद करता हूँ कि वो एक पहले तो सफल नागरिक बने, एक अच्छा इंसान बने और देश के बारे में हमेशा सोचें, परिवार के बारे में सोचें और सबके लिए रिस्पेक्ट की भावना रखें। क्योंकि अगर रिस्पेक्ट की भावना रखेंगे, सबको एक बढ़िया तरीके से देखेंगे, तो कहीं न कहीं समाज को उस हिस्से में जाएँगे जहाँ पे समाज को बनाने की भूमिका होती है, ना कि तोड़ने की या गलत दिशा में भूमिका होती है। बाकी उनके जो सपने हैं, वो अपने सपने पूरे करके रहेंगे। उनके सपने तो बहुत ही अच्छे हैं। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि प्रधानमंत्री बने। और अगर वो यूपीएससी के थ्रू प्रशासन में जाना चाहते हैं, तो उसमें भी हमारा साथ रहेगा। तो दोनों को हमारा साथ है और उन दोनों का मेरे लिए साथ है। तो उन दोनों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों की जहाँ तक बात है, तो मित्र जो है मेरे शुरू से बहुत अच्छे मिले हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे साथ जय बहादुर गुप्ता, सुदामा जी वर्मा हैं, शिवम जी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं, ब्रिजेश गुप्ता जी हैं, सुनील वर्मा जी हैं, जितेंद्र गुप्ता जी हैं। तमाम ऐसे मित्र हैं हमारे जो हमेशा एक मार्गदर्शन दिए हैं और मुझे मोटिवेट किया। जब मैं इलाहाबाद चला था तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि जाओ और कुछ करके आना, क्योंकि पीछे जो लोग गए हैं वो कुछ अच्छा नहीं किए हैं। तो इसलिए तुम ऐसा कुछ करके आना जिससे कोपागंज और मऊ जिला खास तौर से गर्व महसूस करे। तो उन सबको मैं धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने मुझे हमेशा बढ़-चढ़ के आगे बढ़ने के लिए काम किया। जब मैं इलाहाबाद गया तो मुझे एक बड़े भाई की भूमिका में कह लीजिए या एक अच्छे मित्र की भूमिका में जो मिले, वो डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी मिले, जो वर्तमान में डीएसटी में सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने मुझे समय-समय पे, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट हो, वो हमेशा उन्होंने मुझे किया है। तो उनका भी एक बहुत अच्छा योगदान रहा है।
जब भी मैं कभी कुछ सलाह भी लेना होता है, उनसे ज़रूर सलाह लेता हूँ। तो मित्रों का भी एक अपना रोल रहा है। परिवार में माता-पिता का तो मैं ऋणी हूँ ही कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरे पिताजी चूँकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, मेरे भैया भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मेरी 4 बहनें हैं जो विवाहित हैं और अपने-अपने जगह पे सेटल्ड हैं। माताजी भी मेरी शिक्षक रह चुकी हैं। चूँकि मेरे घर में हमेशा सरस्वती जी की पूजा होती रही है, मतलब कि सरस्वती पुत्र सभी बनना चाहें, लक्ष्मी पुत्र नहीं बनना चाहें उतना। तो सब में कहीं न कहीं एक तरह से विद्यार्जन का, एजुकेशन के प्रति झुकाव रहा है, और यही कमोबेश हाल हमारे ससुराल पक्ष में भी है। वहाँ भी सभी शिक्षित हैं, और शिक्षित क्या, उच्च शिक्षित हैं और उच्च पदों पे हैं। तो उन सबका भी प्रेरणा मिलता रहता है कुछ आगे करने का। तो ऐसे मुझे हमेशा एक मंडली मिली है। मैं मित्र संपदा से भी भरपूर हूँ, परिवार संपदा से भी भरपूर हूँ, और जो मेरी अर्धांगिनी है, उनसे तो मैं पूरी तरह से भरपूर हूँ, क्योंकि वो मेरा हर कदम पे हमेशा साथ देती हैं और प्रोत्साहित भी करती रहती हैं। हालाँकि जैसे आजकल सबको एडिक्शन है थोड़ा बहुत मोबाइल देखने का, हुँ, मैं भी थोड़ा ज़्यादा देख लेता हूँ कभी-कभी, तो उनकी तरफ से जो है थोड़ा-सा टीका-टिप्पणी भी मिलती है। तो हुँ, अच्छा है, कम से कम कोई केयर तो करता है कि जो बिल्कुल। है किसी चीज़ का एक्सेस, देखिए किसी चीज़ का एक्सेस जो है बेकार होता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अगर क्रांति लाती हैं, तो ये किल भी करती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम इसमें इंडल्ज जाते हैं, तो वो हमें डिरेल कर देती है। हमारे लक्ष्य को निर्धारित जो हमने कर रखा है, उसमें पीछे हो जाते हैं। और ख़ास तौर से आजकल बच्चों में ये ज़्यादा हो रहा है। बड़े तो मान लीजिए उन्होंने उम्र का वो पड़ाव जो पाना था, वो पा चुके हैं या कट गया है, तो उनका तो फिर भी चल जाता है। लेकिन बच्चों को मुझे ये संदेश रहेगा कि वो गैजेट से कम इस्तेमाल करें, उतना ही इस्तेमाल करें जितना उनको ज़रूरत है। उनके नोट्स पढ़ने हों, कुछ काम आ गया हो, तो पढ़ें, अदरवाइज़ इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस कि उनका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। क्योंकि एक बार जब आप लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं ना, जब आप हीरोज़ बन जाते हैं या ज़ीरोज़ बन जाते हैं, तो फिर दुनिया आपको सलाम करती है। फिर आप कुछ भी करिए, आपका हर कृत्य उनको जो है एक हीरो या ज़ीरोज़ की भूमिका में देने जाती है। और अगर आप फेल्योर कर जाते हैं, तो आपका हर अच्छा किया हुआ काम भी उसमें टिप्पणी मिल जाती है, या उस पे नकारात्मक टिप्पणी मिलती है कह लें तो, क्योंकि उसको फिर प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। तो हम सबको पहले अपना जीवन बनाना है, अपना दीपक स्वयं बनाना है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, अप्प दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। जब हम अपना दीपक बनेंगे, तो फिर परिवार का बनेंगे, समाज का बनेंगे, जिस प्रदेश से हैं उस प्रदेश का बनेंगे, और फिर राष्ट्र का गौरव बनेंगे। और मुझे लगता है हर माता-पिता, हर मित्र मंडली का, या जो भी हमारे साथी संगति हैं, जो हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, उनका भी यही कमोबेश विचार होता है कि ये एक सफल नागरिक बने, एक खुशकिस्मत इंसान बने, जो कभी किसी को तकलीफ ना पहुँचाए। सर, आप एक एक्सपर्ट ज्यूरी की तरह आईआईएसएफ और इंस्पायर जैसे प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़े हैं। तो इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, और ये इसके साथ जो यंग जनरेशन है वो कैसे जुड़ के इसका फ़ायदा ले सकते हैं? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। आईएसएफ बेसिकली इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें वो यंग साइंटिस्ट को सर्च करते हैं जिनके अंदर टैलेंट है, और जो विज्ञान में या विज्ञान प्रौद्योगिकी कह लीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कह लीजिए, आगे की भूमिका में आना चाहते हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है। उनसे तरह-तरह के प्रोजेक्ट्स और मॉडल बनवाए जाते हैं, और उनका मूल्यांकन होता है। पहले अपने छोटे स्तर पे, फिर जिले स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे उनका जो है मूल्यांकन होके और चयन किया जाता है, और फिर उसमें पारितोषिक के रूप में उनको फेलोशिप भी दिया जाता है, कुछ हैंडसम अमाउंट भी दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र भी मिलते हैं। तो मैं उसके जूरी मेंबर भी रहा हूँ, तो हम लोग का यही काम होता था कि नया इनोवेशन देना, यानी न्यू थॉट्स। देखिए ट्रेडिशनल थॉट्स तो सभी लेके आ जाएँगे, सबको पता है सड़क पे गाड़ी चल रही है, लाइट चल रहा है, माइक से आवाज़ आ रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। लेकिन हमें कुछ ऐसा जो कि नयापन हो, जो अभी तक किसी ने सोचा ना हो, या ऐसा है कि जिसमें कुछ संभावना व्यक्त की जा रही हो। तो ऐसे विचारों का हम लोग स्वागत करते हैं। उन छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, जो नवाचार के साथ आते हैं, न्यू इनोवेशन के साथ हैं, न्यू थॉट्स के साथ आते हैं। ऐसे बच्चों को आईएएसएफ के माध्यम से चुना जाता है, और ये हर स्तर पे होता है। हर स्कूल में इसकी सूचना जाती है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, ग्रामीण क्षेत्र का हो, शहरी क्षेत्र का हो, सबको इसमें कवर किया जाता है, और सूचनाएँ सबको मिलती है, और बच्चे उसका फॉर्म भरते हैं, फिर अपना-अपना मॉडल बनाते हैं। ये थ्योरेटिकल भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। वो तमाम स्तर हैं, और इस तरह से नया टैलेंट सर्च होता है। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए, विज्ञान के प्रति प्रेरित करने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये मैंने कब बताया था शुरू में ही कि विज्ञान एक बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत अभिरुचिक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक ज्ञान होता है। विज्ञान वही ज्ञान है, जो चीज़ें प्रूव हो जाती है, और जिसमें फैक्ट्स होता है, वही विज्ञान बनता है। जिसमें फैक्ट्स नहीं, वो मिथ में बदल जाता है। वो मान के चला रहा है कि बोलचाल की भाषा है, या ऐसी कहावत रही है, तो वैसा नहीं। जो सुदृढ़ ज्ञान हो, सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और प्रूव्ड हो, वही ज्ञान जो है विज्ञान कहलाता है।
तो विज्ञान में ऐसे छात्र ही आने चाहिए या ऐसे लोग ही प्रेरित किए जाने चाहिए जिनके अंदर नयापन का विचार हो, इनोवेशन इनोवेटिव थॉट्स हो और वो समय दें, समर्पण करें। तभी ऐसे लोग जो है देश को नई-नई चीज़ों से, चाहे वो यांत्रिकी के क्षेत्र में, सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बड़े-बड़े पुल के निर्माण में, बड़े-बड़े अच्छे वैक्सीन्स के निर्माण में और या फिर जो भी कह लें, उसमें उनकी भूमिका आती है। तो देश में कोई भी देश तभी आगे बढ़ता है, जब वहाँ का वैज्ञानिक स्तर या शिक्षा का स्तर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्तर उच्च हो। आज हम घड़ी पहनते हैं या अच्छे कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो हम ब्रांड देखते हैं, मेड इन यूरोप कंट्री, मेड इन अमेरिकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, यूके या जो भी है, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ का आर-एन-डी बहुत बढ़िया है, उसपे हमारा ट्रस्ट डेवलप हो गया है, विश्वास हो गया है कि अगर ये स्विस है या फलाँ है, तो ये अच्छा होगा। तो वही ब्रांड हमें अब इंडिया में डेवलप करना है कि मेड इन इंडिया। लोग गर्व से कहेंगे, "अरे अच्छा भारत में बना हुआ है," तो डेफ़िनेटली ये बहुत ही मजबूत होगा, बहुत ही अच्छा होगा, टिकाऊ होगा। तो अगर इस तरह से अगर हम ऐसे छात्रों का जब चुनाव करते हैं, तो वो फिर हमारे देश की एक संपदा बन जाते हैं। वो देश के लिए हमारे धरोहर बन जाते हैं। और देश के क्या करते हैं पूरे ग्लोब के लिए बन जाते हैं क्योंकि लोग फिर हमसे चीज़ों को आयात करते हैं। फिर हम उनको बेचना शुरू करते हैं। हम उनको यहाँ से निर्यात करते हैं कि चीज़ें हमारी अच्छी है, हमारी लो। आज देख रहे हैं सामरिक शक्तियों में तमाम ऐसे मिसाइल है, तमाम ऐसी चीज़ें जो भारत से बाहर जा रही हैं, तो भारत ने वो ट्रस्ट डेवलप किया है। ऐसे और भी क्षेत्र हैं जिसमें भारत बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर का क्षेत्र आ गया है, उसमें भारत बहुत अच्छा कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे और भी आने वाले समय में क्षेत्र आएगा, जब हम कहेंगे कि हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। और जो हमने विश्व गुरु बनने का सपना देखा है ना 2047 जो आज़ादी से 100 साल का मापन लिया गया है, वो हम ज़रूर पूरा करेंगे क्योंकि पुराने ज़माने में भी भारत जो कहा जाता था कि सोने की चिड़िया है और विश्व गुरु है, क्योंकि उस ज़माने में लोग तमाम अलग-अलग देशों से, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, रसिया हो, वहाँ से लोग पढ़ने हमारे यहाँ आते थे। चाहे वो नौकायन का क्षेत्र हो, दिशा ज्ञान का क्षेत्र हो, शतरंज का खेल हो, योगा का क्षेत्र हो, ललित कला का क्षेत्र हो, इन सब में हम अग्रणी हुआ करते थे। घ गाँव-गाँव में कौन नहीं था, गाँव-गाँव में जो लकड़ी के खिलौने बना करते थे, मिट्टी के खिलौने बना करते थे, शतरंज हम लोग खेलते थे। दिशा का ज्ञान हमें उस समय हो गया था कि इस दिशा में ये है, इस दिशा में ये है। हम जो तारों की गणना कर लेते थे, तो कहीं न कहीं हमारा ज्ञान जो था वो बहुत ही पुरातन समय में अच्छा हुआ करता था। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें कुछ मिथ भी थे उनको हम छोड़ते हुए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रूव करते हैं या जिनमें फैक्ट्स है, उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे। इसीलिए जो हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें भी ऐसे बातों का ज़िक्र किया गया है कि जो हमारे पुरातन काल में जो अच्छी चीज़ें हैं, यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जो चीज़ें अच्छी हैं, जो प्रूव्ड हैं साइंटिफिकली, उनको हम फिर से रिवाइव करेंगे। गुरुकुल शिष्य परंपरा को हम लाएँगे। क्योंकि आज देखिए कहीं न कहीं छात्रों में इस तरह का भाव आ गया है कि वो अपने टीचर्स के प्रति स्नेह या समर्पण कम करते हैं। उनका जो है सम्मान कम करने लगे हैं, तो उनको हम चाहते हैं कि फिर से एक अच्छा बॉन्डिंग बने शिष्य और छात्र के बीच में और टीचर को हम जितना रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो हमें उतना ही प्यार देगा क्योंकि टीचर एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा कह लीजिए कि प्राणी है जो हमेशा त्याग करना जानता है, लेना कभी नहीं जानता है क्योंकि अगर टीचर ना हो, तो देश को ना डॉक्टर मिलेगा, ना इंजीनियर मिलेगा, ना साइंटिस्ट मिलेगा, ना नेता मिलेगा, ना अभिनेता मिलेगा, ना हीरो मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि टीचर जो है अपने को जब गलाता है, तो इन समाज के इन सारे अंगों का निर्माण होता है। और महान जो हमारे अर्थशास्त्री थे चाणक्य, उन्होंने कहा भी था कि टीचर यानी शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों संभव है। अगर वो चाहे तो देश में प्रलय कर दे और वो चाहे तो देश का निर्माण कर दे, नव-निर्माण कर दे। और उन्होंने करके दिखाया भी था कि चलते-फिरते एक छोटे से बालक को उठाकर उन्होंने इतना बड़ा सम्राट जिसको विक्रमादित्य बना दिया था। तो टीचर के अंदर वो रिस्पेक्ट हमें देना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमेशा त्यागा है, लिया कभी कुछ नहीं है। तो उनके लिए हमें बहुत सारा विश करना चाहिए, उनको हमें हमेशा सम्मान देना चाहिए। हमेशा ताउम्र हमें उनको याद करना चाहिए कि इनकी वजह से जो भी आज मैं बन सका हूँ। क्योंकि टीचर ही हमारे अंदर के गुणों को पहचानता भी है। वही बताता है कि तुम अगर इस फ़ील्ड में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा करोगे रादर देन कि इस फ़ील्ड में। तो इसलिए टीचर के प्रति बहुत-बहुत सम्मान व्यक्त करना चाहिए और यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है और यही हमारी गुरुकुल शिष्य परंपरा रही है, जिन्होंने अब इसका एक अच्छा और उदाहरण और भी बता देता हूँ मैं, ओडीएल से जो रिलेटेड है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल है एकलव्य है, महान धनुर्धर एकलव्य। एकलव्य जिसने कभी कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ली, कभी किसी गुरु से नहीं मिला, सिंपली अपने मन में एक गुरु का स्थान बनाया, गुरु द्रोणाचार्य की उसने मूर्ति बनाई और उसी भाव से रख दिया कि ये मुझे शिक्षा दे रहे हैं और मैं इनसे शिक्षा ले रहा हूँ। और इतना बड़ा धनुर्धर बन गया कि संभवतः उनके गुरु को भी ऐसा लगने लगा कि जो मेरा फॉर्मल एजुकेशन में पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है, कहीं वो उससे आगे ना निकल जाए। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने उससे अंगूठा माँग लिया था। सब हम इससे परिचित हैं। तो सोचिए कि गुरु के
रहने मात्र से या उनकी कल्पना मात्र से भी एक व्यक्ति इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, ये सिर्फ़ अगर संभव है तो गुरु और शिष्य के संबंध से ही होता है। इसीलिए गुरु शिष्य के ऊपर तमाम ऐसे श्लोक बनाए गए हैं, ऐसे दोहे बनाए गए हैं और उनकी तुलना तो मतलब भगवान से भी ऊपर की गई। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। माने वो सारे लोगों से ऊपर हैं, सारे श्रेष्ठ जितने भी हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं उनसे भी ऊपर हैं। क्योंकि उन्होंने ही हमें इनका ज्ञान दिलाया है कि ये भगवान है, ये इंसान है, या ये बुरा व्यक्ति है, या अच्छा व्यक्ति है, ये अच्छे कर्म है, ये दुष्कर्म है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो समाज में हमें रहने का सलीका भी वही सिखाते हैं और शिष्य को भी वैसे ही करना चाहिए कि अगर उनका थोड़ा-सा फटकार मिल जाए, तो ये नहीं मानना चाहिए कि वो हमारा कुछ बुरा चाहते हैं। क्यों कहा जाता है ना, गुरु कुम्हार सिसकुंभ है, गड़े-गड़े कारे कोड, अंदर हाथ सहारते बाहर बाहे चोट। अगर बाहर से वो चोट दे रहा है तो आपको बना रहा है, वो आपको बिगाड़ नहीं रहा है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही कोमल है, बिल्कुल माँ के हृदय का है। वो चाहता है कि हमारा हर छात्र जो है एक अच्छे स्थान को प्राप्त करे। अब कहा जाता है ना, गुरु गुरु रहा चेला चीनी हो गया। तो ऐसा नहीं है कि गुरु को अच्छा नहीं लगता, गुरु को अच्छा लगता है। गुरु को जब उसका अच्छे से कोई बहुत सफल हो जाता है ना, तो उसको अच्छा लगता है कि ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। तो इसीलिए छात्रों को भी चाहिए कि गुरु के प्रति पूरा समर्पण रखें, सम्मान रखें और गुरु की जितनी महत्ता, जितनी गुणगान की जाए, वो बिल्कुल होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर गुरु ने नहीं बताया होता कि यही गोविंद हैं, जिनके लिए तुम तरस रहे हो, जिनसे मिलना चाह रहे हो, तो कौन हमें बताता? तो ये गुरु ही तो हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि यही गोविंद हैं, जिनके पाने की तुम्हारी लालसा है, जिनकी इच्छा है। और अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से अगर उजाले की तरफ कोई ले जाने वाला है, तो वो गुरु ही है। तो गुरु की जो ज्ञान है, गुरु का जो समर्पण है छात्रों के प्रति, वो निस्संदेह कृपा ही है जो हमें मिलती रहती है, जिसका कोई दान नहीं हो सकता, इतना बड़ा महादान कुछ नहीं हो सकता है। तो हम सभी छात्रों से या आपके जितने भी दर्शक हैं, हम चाहेंगे कि जो भी आपके जीवन में गुरु हो, गुरु का मतलब कि कोई स्कूल वाला ही गुरु नहीं, आपके माता-पिता भी पहला गुरु तो अपनी माता ही होती हैं, जो हमें बचपन से लेके आगे तक पढ़ना सिखाती हैं। पिता भी गुरु हो सकते हैं, भाई भी गुरु हो सकता है, मित्र भी गुरु हो सकता है और आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आपका टेक्नोलॉजी भी आपका गुरु हो सकता है। तो जितने भी इस तरह के गुरु हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और जो भी ज्ञान अर्जित हो, उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि ये कभी नहीं मान के चलना चाहिए कि हम ज्ञान से भरपूर हो गए हैं। ज्ञान एक ऐसा भंडार है, एक ऐसी संपदा है, जो कभी किसी को पूरा कर ही नहीं सकती है। हमेशा आप अपने आप को शून्य पे रखिए, तभी आप शिखर तक पहुँचेंगे। शून्य से अगर शिखर तक की यात्रा करनी है, तो गुरु का परामर्श, मित्रों की सलाह, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा हेल्दी खाना, एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा पर्यावरण, एक अच्छा देश कराना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके सभी दर्शकों से भी कहूँगा कि एक पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल है। आज हम एनसीआर में रह रहे हैं, इतनी ज़्यादा एक्यूआई को झेल रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करें, पेड़ लगाएँ, जल का संचय करें, जल को बचाएँ, सबको इसके प्रति आंदोलित करें, सबको इसके प्रति आगाह करें कि आने वाले भविष्य को भी हमें दे के जाना है। क्योंकि सारे संसाधनों का, ये जो भौतिक संसाधन है या पृथ्वी गर्भ से जो निकलने वाले बड़े-बड़े रत्न हैं, अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं खाने-पीने से लेकर, अगर उनको अभी हम दोहन कर डालेंगे तो हमारा भविष्य क्या करेगा? हमारा भविष्य हमसे पूछेगा, हमसे सवाल पूछेगा कि आप लोगों ने अपने रहते क्यों नहीं इसको ठीक किया? तो हम जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे यही कहेंगे कि संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल हो जितनी हमें ज़रूरत हो। हमें कपड़े या कॉपी कलम या जो भी चीज़ है उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमें ज़रूरत हो। जो नीडी है उसके लिए छोड़ के रखना चाहिए। पानी का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत हो और वैसे ही पर्यावरण का उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपकी ज़रूरत हो। आज हम शहरों में जाते हैं गर्मी के दिनों में, एक पेड़ की छाँव नहीं मिलती है, तो मॉल में भागते हैं कि वहाँ ठंडी मिल जाएगी। तो ऐसा दिन ही क्यों देखना? तो ऐसा नहीं कि अंधाधुनीकरण और या आधुनिकीकरण के चक्कर में हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज़ उसको खोते जाएँ। तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज़ को भी साथ में लेके चलना है। तो मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि उतना ही चीज़ों का संचय करिए, उतने ही चीज़ों का उपयोग करिए, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ हो, बाकी अपने भविष्य में आने वाले लोगों के लिए भी छोड़िए। तभी मुझे लगता है ये देश महान बनेगा और आप लोग भी यही कर रहे हैं कि आप चुन-चुन के मैं देख रहा हूँ कि बंगाल से, बिहार से, यूपी से ऐसे-ऐसों को ला रहे हैं, जो वहाँ संसाधन उनको नहीं है। आप उनको संसाधन दे रहे हैं, आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप उनको पढ़ा भी रहे हैं, उनको एक हुनरमंद भी है ना, उनके अंदर हुनर कोई ला रहे हैं, ताकि वो जब भी यहाँ से निकले या कभी जाएँ, तो अपने आप में वो एक सिरोज बने, माने अपने आप में एक ऐसा बरगद का वृक्ष बने कि फिर उससे शाखाएँ निकले। तो आप लोग ऐसे ही बरगद तैयार कर रहे हैं कि जहाँ भी जाएँगे, उस सिरोज का नाम करेंगे, खुद का तो नाम करेंगे, सिरोज का नाम करेंगे और आपका जो ध्येय है ना, उस ध्येय को पूरा करेंगे
अपना भी लाइफ बनाएँगे, अपने आस-पास के लोगों का भी लाइफ बनाएँगे। हमने शुरू से ही आपका साइंस के प्रति इंटरेस्ट देखा और उसके बाद आपने अपने लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया। तो ये लाइफ में इतना बड़ा चेंज कैसे आया और इस सफ़र में इस दिशा में चलने का फैसला आपने कब क्यों और कैसे लिया? देखिए मैं फ़ैसले हमेशा इस तरह से लेता रहा कि जिससे मैं जिस संपदा से भरपूर हो गया। जैसे मैं जब हाई स्कूल में था तो मुझे गणित बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने गणित को लिया। फिर मुझे लगा कि यार अब फ़िज़िक्स को और बढ़ाना चाहिए तो मैंने फ़िज़िक्स ले लिया। तो ऐसे ही जब मैं अपने फॉर्मल एजुकेशन में रहा, तो फॉर्मल एजुकेशन में मैं पढ़ा भी और पढ़ाया भी। लेकिन जब मैंने डिस्टेंस एजुकेशन का नाम सुना कि इस तरह का भी एक जीवन का आयाम है, जिसमें उन लोगों तक पहुँचा सकता है, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। अगर सुदूर आप बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो वहाँ पे भौतिक संसाधन बहुत नहीं उपलब्ध हैं। या सुदूर कहीं ऐसे पहाड़ी इलाकों की बात करें या ऐसे मैदानी तराई इलाकों की बात करें, राजस्थानी इलाकों रेगिस्तान के इलाकों की बात करें, जहाँ पे संभव नहीं है ना सरकार को हर चीज़ बना पाना और ना ही वहाँ के आम नागरिकों को। तो वैसे लोगों तक पहुँचना मेरा मकसद था कि हम उन लोगों तक पहुँचे क्योंकि कहीं न कहीं देश ने यदि मुझे कुछ दिया है, तो अब मेरी भी ड्यूटी बनती है कि मैं भी देश को रिपे करूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये एक ऐसा क्षेत्र है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी मुक्त शिक्षा जो सारे बाधाओं से परे है। और जो चीज़ बाधाओं से परे रहता है फिर आप उसमें काम खुल के कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुँचिए जहाँ तक और लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं और उनको नीड है। तो हमने ये सोच कर इसमें कदम रखा कि इस शिक्षा के माध्यम से हम उन सभी की सेवा कर सकते हैं या उन सभी का सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, जिनको कहीं न कहीं शिक्षा से वंचित रह गए हैं या तो ड्रॉप आउट हो गए या मेन स्ट्रीम में थे किन्हीं कारणों से थोड़ा-सा डिरेल हो गए या जीवन में कुछ असफलता किसी की हो गई या जीवन में बहुत सारे और उनको अच्छे कुछ करने हैं चैलेंजिंग ग्रुप में जैसे साइंस के विद्यार्थी आर्ट में कुछ करना चाहता है, आर्ट है, कॉमर्स में कुछ करना चाहता है या जैसे भी कुछ दिनों पहले होता क्या था कि पायलट लाइसेंसिंग के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का होना अनिवार्य था, लेकिन वो पता चला कि कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का है, तो उस पास तो है नहीं। तो ऐसे बच्चों को हम सिंगल सब्जेक्ट में एडमिशन भी लेके मदद कर देते हैं, कि आप जो है पार्ट इसको हम पार्ट एडमिशन बोलते हैं, तो पार्ट एडमिशन 1 सब्जेक्ट से लेके और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक हम ले सकते हैं एनआईएस के माध्यम से। तो इस तरह से भी हम उन सभी छात्रों की मदद कर सकते हैं, जो हाइली एस्पिरेंट हैं दूसरे एरिया में भी जाने के लिए या वो तमाम ऐसे स्किल एजुकेशन लेना चाहते हैं, यानी कि वो कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हों, आईटी के सेक्टर में जाना चाहते हों, हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर में जाते हैं या टूरिज़्म के क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर जो है और भी अन्य तमाम क्षेत्र हैं जीवन के, उसमें जाना चाहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए भी हमारे पास 90 से ऊपर ज़्यादा जो है स्किल कोर्सेज़ भी हैं, वोकेशनल कोर्स जिसको हम बोलते हैं, तो उस माध्यम से भी जा सकते हैं। तो ये जो इतना बड़ा जो ट्रांज़िशन है, जो फ़ेज़ है या इतना बड़ा जो जीवन का आयाम है, वो फॉर्मल में संभवतः पॉसिबल नहीं है इतना कि सबको ये एक साथ मिल सके। और कहीं न कहीं एक इकोनॉमिक भी जुड़ी है कि फ़ीस हमारी इतनी कम है कि हम सबको आसानी से अपने साथ जोड़ सकते हैं। अभी वर्तमान की बात करें तो हम शिक्षकों के लिए भी ट्रेनिंग किए हैं और फिर आगे एक प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग करने जा रहे हैं ब्रिज कोर्स के माध्यम से। तो वो संभव सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी के माध्यम से है कि मुक्त शिक्षा की प्रणाली में रहा जाए। तो संभवतः हम सबको शिक्षा दे सकते हैं और कम पैसे में दे सकते सर हमने देखा कि भारत जैसे देश में बहुत सारे बच्चे साइंस लेते तो है, साइंस को चुनते हैं, बट बहुत कम ही बच्चे होते हैं जो सक्सेसफुल साइंटिस्ट बन पाते हैं। और कहीं न कहीं भारत आज भी इस उम्मीद से पीछे है, मतलब बहुत कम ही लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह होता है कि आज भी भारत दूसरे कंट्री से दूसरे लोगों के हिसाब से पीछे चल रहा है साइंस में? वस्तुतः स्थिति आज ऐसी तो नहीं है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन मैं जैसे शुरू में कहा था कि विज्ञान सब्जेक्ट जो है, वो एक अभिरुचि और रुचि का सब्जेक्ट रहा है। अगर आपकी खुद की रुचि है और आपको कोई प्रोत्साहित करने वाला है, तभी आपको जाना चाहिए और आपका सबसे पहले दृष्टिकोण होना चाहिए कि आपके दिमाग में साइंटिफिक टेम्पर हो, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। इस तरह का जब आपका सोच रहेगा ना, तभी आप कुछ इनोवेटिव करेंगे, कुछ नयापन सोच पाएँगे, कुछ नए थॉट्स लाएँगे। कॉपी पेस्ट मारेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है पुरानी जानकारी है, उसको कोई नहीं पढ़ेगा। जब आप उसमें नयापन लाएँगे ना, नया फ्लेवर रहेगा, तभी उसको कोई इंटरेस्ट लेगा आपकी बात सुनने में। ये ज़रूर है कि साइंस में लोग कम आ पाते हैं क्योंकि कहीं न कहीं देखिए, एक तो संसाधन है, बहुत सारे इसमें चीज़ें अवेलेबल भी सुदूर क्षेत्रों में नहीं हो पाती है, उतने जर्नल्स नहीं अवेलेबल हो पाते, उतने लिटरेचर नहीं उसपे मिल पाते हैं कि आसानी से लोग पढ़ लें। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उसमें तमाम चीज़ें उपलब्ध होती है
लोकल भाषा में भी उपलब्ध होती है। लेकिन जो साइंस का क्षेत्र है, वो कहीं न कहीं कि एक विशेष भाषा तक ज़्यादा सीमित कह सकते हैं। जैसे खास तौर से अंग्रेजी में ज़्यादा अवेलेबल है। अगर कोई दक्षिण का बच्चा है या पूरब का बच्चा है, तो वो अपनी भाषा में यदि पढ़ना चाहे, तो भाषा एक बैरियर बन जाती है। क्योंकि जब आप अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं, तो दिल से पढ़ते हैं, फिर वहाँ दिमाग नहीं लगाते हैं। और जब आप किसी दूसरी भाषा में पढ़ते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करते हैं पहले। पहले उसको एक बार ट्रांसलेट करके अपनी भाषा में लाते हैं, फिर समझते हैं, फिर उसका रिस्पॉन्स करते हैं। तो कहीं न कहीं ये ट्रिपल लेयर बन जाता है। तो ये भी एक खिंचाव हो जाता है कि अरे यार छोड़ो यार, इतना मेहनत करना है साइंस में, आर्ट्स में क्या है या दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या है या और भी सब्जेक्ट में कि अपनी भाषा में उसका मटेरियल उपलब्ध हो गया है। तो आप फटाफट उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन कमोबेश अब स्थिति अब ऐसी नहीं है, हाइली स्पिरिट ऑफ साइंस से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार या प्रदेश की तमाम सरकारें ऐसी योजनाएँ चला रही है, तो स्कॉलरशिप दे रही हैं और बहुत हैंडसम अमाउंट में, ऐसा भी नहीं कि अब कम रहा गया। बहुत अच्छे-अच्छे 30 से 40 या 50,000 60,000 तक के भी और हाइली एस्पिरेंट हैं, तो रामानुजन फेलोशिप है, उसमें बिल्कुल फैकल्टी के बराबर के फेलोशिप मिल रही है। तो आप अगर अच्छा करना चाहते हैं साइंस के क्षेत्र में, तो उनको प्रोत्साहन भी सरकार दे रही है और साइंस के क्षेत्र में अब हम पीछे नहीं रह गए हैं। अब हम बहुत चीज़ों में आगे आ रहे हैं। वर्तमान में अभी जल्दी हम जैसे बताया हमने कि अब अपना हम खुद सेमीकंडक्टर चिप बनाने जा रहे हैं। अब तमाम ऐसे मोबाइल्स हैं, गैजेट्स हैं, जो मेड इन इंडिया ही हो रही है, यहीं बन रही है। उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें अब हम यहीं बना रहे हैं। या स्पेस के क्षेत्र में देखिए, स्पेस में इसरो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। आज हम तमाम जो है चंद्रयान, गगनयान से लेकर तमाम चीज़ों का निर्माण हम खुद कर रहे हैं। या और भी जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को देखिए, मिसाइल का क्षेत्र हो या सामरिक शक्तियों का क्षेत्र हो या पनडुब्बी बनाना हो, इन सब में हम काफ़ी हद तक अब स्वदेशी निर्मित कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो है अब लखनऊ में देखिए ब्रह्मोस बन रहा है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो अब स्वदेशी तकनीकी से बन रही हैं। तो अब ये हम नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी हमारा जो है प्रगतिशील है, हम पूरी तरह से विकसित राष्ट्र तो नहीं बने हैं, लेकिन हमारा दिशा वही है बढ़ने का। 2047 का जो हमारा विज़न है, कहीं न कहीं हम उसी में की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम गर्व से कहेंगे कि हर चीज़ हमारा स्वदेशी है और लोग हमसे खरीदना शुरू करेंगे, हमारे विज्ञान को खरीदना शुरू करेंगे, हमारे टेक्नोलॉजी को लेना चाहेंगे, हमारे पेटेंट्स भी अब दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लाइफ साइंस का भी क्षेत्र क्यों ना हो, फिजिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, सब में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसा स्थिति नहीं रह गया है कि भारत बहुत पीछे रह गया है। सर, अभी आपने बताया कि बहुत सारे जो एजुकेशन एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेज़ आया, तो आप बहुत टाइम से एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े हैं और चेंजेज़ भी हमने देखा है। बट उसके बाद भी आपको क्या लगता है कि कहाँ पे अभी भी कमी है? क्या किस चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में? बहुत ही आपका ज्वलंत प्रश्न है और ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है। क्योंकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है देखिए, अभी इस सरकार ने बहुत अच्छी इसमें काम की है कि एनईपी जो 2020 आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये तकरीबन 30-35 सालों बाद आया एक नई शिक्षा नीति, जो 1986 में आया था। उसमें और इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। अब इसको भारत सेंट्रिक मतलब हमारा कहा जाए तो इंडियन नॉलेज को इसमें खूब प्रमोट किया गया है। और इस शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात है कि हम लर्नर सेंट्रिक हुए हैं। माने एक शिक्षार्थी, हमारा विद्यार्थी क्या चाहता है, वो केंद्र बिंदु है। उसकी क्या नीड है, क्या डीड है, उसकी क्या चाहते हैं, कहाँ तक चाहते हैं, उसको हम मान के चल रहे हैं। पहले क्या था, वो टीचर सेंट्रिक हुआ करता था। टीचर जो एक करिकुलम बना दिया या एक पेडागोजी बना लिया कि हम आज ये सिलेबस से यहाँ तक पढ़ाएँगे, उसको बच्चे ने पढ़ लिया, मगअप कर लिया, एग्ज़ाम दे लिया, पास हो गया, अपना जो लाइफ़ में किया। लेकिन अब बच्चा बताता है, स्टूडेंट के बताता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके हिसाब से आप करिकुलम बनाइए। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई है। दूसरा जो इंडियनाइज़ किया गया, जो हमारे ल्यूमिनरीज़ रहे हैं, जो हमारे भी महान-महान वैज्ञानिक रहे हैं, महान साहित्यकार रहे हैं, महान इतिहासकार रहे हैं या नेता रहे हैं या जो भी रहे हैं, उनके जीवन दर्शन को भी हम पढ़ रहे हैं। और ये भी जानना चाह रहे हैं कि भारत भी हमारा पीछे बहुत नहीं रहा है, बहुत आगे रहा है, विश्वगुरु तक रहा है। तो वो चीज़ों को भी हम रिवाइव कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा पद्धति थी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है कहा जाए तो क्लर्क से लेके अफ़सरशाही तक की भूमिका निभाता था। यानी इनोवेशन का जो थॉट था, वो कहीं न कहीं लोप हो गया था। अब हम ऐसा चाह रहे हैं कि हमारा जो है बिल्कुल जो ज्ञान हो, वो सुंदर ज्ञान हो, नवाचार से हो और नया हो। ऐसा ना हो कि जो पहले से बनाया हो कुछ हो। नए भाव के साथ आइए, नए थॉट्स के साथ आइए। वो इस सब चीज़ों को इस नई शिक्षा नीति में समाहित की गई है। तो मुझे लगता है कि चूँकि अब आने वाला जो दशक है, जो दशक चल रहा है, वो युवाओं से भरा पड़ा है और युवा सबसे ज़्यादा अगर हैं तो वो भारत में हैं। क्योंकि ये भारत के कंपैरिज़न में जो अन्य देश है, वो कहीं न कहीं उम्र-दराज़ होते जा रहे हैं, लेकिन भारत में युवाओं की संख्या बहुत बढ़ रही है और बढ़ने वाली भी है। तो हमारा पूरा ज़िम्मेदारी होगा, सरकार का भी और आम नागरिकों का भी कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा दें, जिसका हम सपना देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक बहुत हाइली क्वालिफ़ाइड साइंटिस्ट पैदा हो, तो उस तरह की शिक्षा दें। हाइली क्वालिफ़ाइड नेता पैदा हो, हाइली क्वालिफ़ाइड थिंकर पैदा हो, पत्रकार पैदा हो,
या इतिहासकार पैदा हो, तो उस तरह की हमें शिक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी और बन भी रही है। तो इन चीज़ों को जब हम आत्मसात करेंगे और जब देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वो सपना नहीं बल्कि सच साबित होगा और हो के रहेगा। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारी पूरी तरह से बदल रही है, तमाम ऐसे नवाचार आ रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ों को केंद्रित किया जा रहा है, जो छात्रों के बीच की माँग है। और सबसे बड़ी बात कि जो बैरियर जो हटाया जा रहा है ना सब्जेक्ट का, कि ये सब्जेक्ट एक विशेष वर्ग के लिए बनाया गया है, साइंस के विद्यार्थियों के लिए, ये कॉमर्स के लिए, ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए, ये लॉ बैकग्राउंड के लिए, ये मेडिकल के लिए। इनमें कहीं न कहीं थोड़ा-सा अब इसको जो बाउंड्री कंडीशन है उसको हटाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब मातृभाषा में पढ़ाने की बात चल रही है। क्योंकि मातृभाषा में जो बच्चा है ना वो जल्दी समझता है। दक्षिण की बात करें या उत्तर की बात करें, पश्चिम की बात करें, अगर उनको उनकी भाषा में हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना, वो जल्दी समझ में आता है। इसीलिए ट्रिपल लैंग्वेज का सिद्धांत इसमें आया है कि पहले मातृभाषा, दूसरा एक अपना ग्लोबल कह लीजिए हिंदुस्तान का हिंदी हो सकता है, तीसरा अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है। तो इस तरह से यदि हम पढ़ाते हैं, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश की जगह हिंदी में भी आने लगा है। मेडिकल की पढ़ाई को भी हिंदी में हम करना चाह रहे हैं, हो भी रहा है कहीं-कहीं। तो जब अपनी भाषा में जब पढ़ेंगे आप ना, तो चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। आज चाइना, रसिया क्यों आ गए हैं? क्योंकि वो अपनी भाषा में पढ़ते हैं। तो जब अपनी भाषा में आप पढ़ेंगे, जो बचपन से सुना है, बचपन से कहा है, बचपन से रोया है, गाया है जिसमें, तो वो तो दिल की भाषा है, हृदय की भाषा है। तो हृदय से जब जब कोई चीज़ सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो पूरे हृदय को छू के जाएगी। तो ये जो भाषा का जो बैरियर था ना, उसको भी हटाया जा रहा है इस शिक्षा नीति के माध्यम से। और बिल्कुल जो 2047 का विज़न है, वो पूरा होके रहेगा और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, वो हमें विश्व गुरु बनाएगी। ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके 40 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए और 2023 में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड, 2024 में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार और अशोका अवार्ड तमाम अवार्ड से आपको पुरस्कृत किया गया है। और आपको क्या कहीं लगा कि इतने सारे चमक अवार्ड के जो चमक है इसमें आपका जो साइंस का एक बच्चा था वो कहीं खो गया या आपको लगा कि इस जो अवार्ड की जो चमक है इसने आपके दिशा को आसान बनाया? तो आप अपने ये जो जर्नी है उसको कैसे देखते हैं? ये मेरी जर्नी है जो अवार्ड्स की जहाँ तक बात है, ये हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती रहती है। इसमें कहीं से भी सब्जेक्ट आड़े नहीं आता है और चूँकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और रहूँगा भी, तो मुझे इस पे गर्व होता है कि यही मुझे इन अवार्ड को दिलाने में सहायक होता है। क्योंकि जो मेरा जो सोचने का दृष्टिकोण है, वो कहीं न कहीं अभी भी साइंटिफिक ही है। मैं जिसमें जाता हूँ तथ्य तक जाता हूँ और उसको बिल्कुल गहराइयों से समझता हूँ, तभी मैं चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट रख रहा हूँ या किसी और सब्जेक्ट में, भूगोल में या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रख रहा हूँ, तो जो मेरा सोचने का जो तरीका है, उसमें जो दृष्टिकोण होता है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं इस अवार्ड की चमक की वजह से फीका पड़ गया अपने सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है। आज भी मैं भौतिकी को, विज्ञान को प्रथम रखता हूँ। मेरा आज भी उसमें इंटरेस्ट है, आज भी मौका मिलता है कहीं जाने का या कुछ उस पे बोलने का, तो अपनी बात मैं उसमें रखता हूँ। और मैं सभी का धन्यवाद भी दूँगा कि जो मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं इस तरह के काम करने के लिए और अब तो मैं लगभग सारे फ़ील्ड में काम करने का इंटरेस्ट रखता हूँ। चाहे वो पारिस्थितिकी तंत्र का हो मतलब एनवायरमेंटल साइंस हो या पॉलिटिकल साइंस हो या कहीं डिबेट करना हो या कुछ और भी मुद्दे हों अपने प्रशासनिक से संबंधित विजिलेंस से संबंधित हो, तो उस पे भी मैं अपनी राय ज़रूर रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस पे थोड़ा पढ़ता हूँ और पढ़ने का जो तरीका होता है वो फिर अगेन मेरा कहीं न कहीं इसमें साइंटिफिक टेम्पर आ ही जाता है। तो और चूँकि मेरे घर में विज्ञान का ही माहौल है, चूँकि मेरी पत्नी भी विज्ञान की ही विद्यार्थी हैं, मेरे बच्चे भी हैं, बेटे भी जो हैं अभी वो भी विज्ञान के लिए प्रेरित होते हैं, तो हमारा माहौल आज भी विज्ञान का ही है। तो विज्ञान का ही इसकी चमक कहीं न कहीं फीकी पड़ी है ना, फीकी पड़ेगी क्योंकि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको भौतिकवादी दुनिया में चमकाता भी है। आज हम अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, ऑर्नामेंट पहन रहे हैं, ये किसकी देन है? विज्ञान की ही तो देन है। तो विज्ञान को कोई भूल ही नहीं सकता है, चाहे चाहे चाह भी ले, तो विज्ञान भूला नहीं जा सकता है। विज्ञान हमारे जीवन में समाहित हो सकता है क्योंकि विज्ञान का अगर हम सही इस्तेमाल करें, तो विज्ञान इस संसार के लिए, हमारे जीवन के लिए एक वरदान है और वरदान हमेशा रहेगा, बशर्ते कि इसका गलत उपयोग ना हो। गलत उपयोग होता है तभी अभिशाप बनता है, अदरवाइज़ विज्ञान हमेशा वरदान रहा है। सर लास्ट क्वेश्चन है वैसे तो बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन बचा है बट वही थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। सर आपको क्या लगता है कि जो ओडीएल प्रोजेक्ट के साथ आप काम कर रहे हैं तो भारत जैसे देशों में इसका ज़्यादा ज़रूरत है और कहीं न कहीं बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में। और जिन्हें पता है उनको लगता है जैसे कि फिज़िकली आप कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं या फिज़िकली आप क्लास में हो,
तो वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। कहीं न कहीं जो वर्चुअली लाइक डिस्टेंस ट्रेनिंग है, वो कुछ कम काम करते हैं। तो आप इनके बारे में क्या बताना चाहते हैं? आपका क्या राय है इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये बात सही है कि समाज की जो मानसिकता है या हम सब की जो धारणा है, वो कहीं न कहीं पहले फॉर्मल एजुकेशन को लेके होती है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि एक बच्चा मेरा जब स्कूल जाए, एक अच्छे ड्रेस में जाए, एक अच्छी बुक लेके जाए, अपना टिफ़िन लेके जाए, एक समय के बाद आए घर पे, तो एक अच्छी पढ़ाई करे, एक अच्छी परवरिश में रहेगी, एक अच्छे टीचर के संरक्षण में रहे। लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में, जो जिसकी संख्या लगभग 145 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि सबको जो है भौतिक रूप से जुड़े हुए किसी स्कूल में शिक्षा पा पाना संभव है। क्योंकि इतने बड़े नीड को जो कैटर करना है ना, उसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग का आना आवश्यक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल तो कोरोना रहा है। कोरोना जब 2020 में आया है, तो कितने भौतिक संसाधनों से लोग जुड़े रहे। कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी का सहारा लिए, कहीं न कहीं लोग वर्चुअल माध्यम का सहारा लिए, कहीं न कहीं डिस्टेंस मोड का सहारा लिए और अब तो ये इंटीग्रल पार्ट बन गया है और अब तो ये करिकुलम का भी पार्ट होने हो गया है। और शिक्षा नीति ने भी यही कहा है कि 30% से ऊपर या 30% तक कम से कम फॉर्मल के साथ-साथ इसका भी संयोजन ज़रूरी है, वर्चुअल का भी। क्योंकि वर्चुअल के सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फिजिकल कंडीशन हट जाता है इससे। आप यहाँ बैठे अमेरिका में अपनी कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे बैंगलोर में कर रहे हैं, कर्नाटका में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं, वाराणसी में कर रहे हैं, इलाहाबाद में कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं डिस्टेंस का ही तो प्रमाण है। हम टीवी देखते हैं, अच्छे-अच्छे मूवीज़ देखते हैं, तो क्या फिजिकली जाके देखते हैं? वो भी तो वर्चुअली देखते हैं, लेकिन फ़ील वही आता है। ये ज़रूर है कि कहीं-कहीं थोड़ा-सा कह सकते हम ये नहीं कह सकते हैं कि फिजिकल पूरा रिप्लेस कर देगा, लेकिन ये उसका एक अच्छा पार्ट बन चुका है। इसका भी स्वागत करना चाहिए और बल्कि स्वागत क्या करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ बढ़-चढ़ के इसका साथ देना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं आपके जीवन को और अच्छा बनाएगी। उसी तरह से आपका जो मुक्त शिक्षा है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग है, वो आपके जीवन के नए आयाम गढ़ेगी। आप एक ही साथ चाहे तो 2-3 कोर्सेज़ कर सकते हैं। अभी मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका लॉ में इंटरेस्ट आ गया, आपका किसी सर्टिफ़िकेट कोर्स में इंटरेस्ट आ गया, वेब डिज़ाइनिंग में आ गया, किसी कंप्यूटर के और कोर्सेज़ में मन आ गया या लाइफ साइंस के किसी ऐसे कोर्सेज़ में मन आ गया, तो क्या आपको फॉर्मल स्कूल में पॉसिबल है? नहीं है। आपको वहाँ से एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा, पहले वहाँ की शिक्षा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जाना पड़ेगा। हमारे क्या है कि पैरेलल आप 2-3 कोर्स एक साथ कर सकते हैं। आप ज्ञानार्जन क्या है, ज्ञानार्जन की सीमा तो को कोई रोक नहीं सकता ना, ज्ञान तो आप जितना ले लीजिए और वो सिर्फ़ पॉसिबल है डिस्टेंस मोड के माध्यम से। तो डिस्टेंस मोड माध्यम को कभी भी हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, मान के चलना चाहिए कि ये जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है और ये हमारे जीवन को और कंप्लीट करेगा। ये नहीं कि जो है वो करेगा। तो ये कंप्लीट भी करेगा और कॉम्पिटिट भी करेगा, दोनों काम करेगा। तो मुक्त शिक्षा बहुत ही बेहतर शिक्षा है, इसमें किसी तरह की हीन-भावना नहीं लानी है और कहीं भी इसके डिग्री पे प्रश्न चिन्ह भी नहीं है। जो फॉरेन बोर्ड से जो आप शिक्षा लेते हैं, जो डिग्री लेते हैं, वही वरीयता इसको भी है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं किसी नौकरी के लिए, तो इसको भी वही दर्जा मिलता है जो उसको मिलता है। हाँ, ज़रूर है कि कोई अगर मतलब बायस्ड माइंड से बैठा है तो आपको थोड़ा-सा कर सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहे हैं या आपके पास सुविधा नहीं है या धन की कमी है, संसाधनों की कमी है, भौतिक चीज़ों की कमी है, तो आपका वेलकम ऐसा है और बिल्कुल जाना चाहिए दूरस्थ शिक्षा में। दूरस्थ शिक्षा कहीं से किसी से कम नहीं है, बराबर है बिल्कुल। बहुत सारे हमने बातें किया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत नए चीज़ हमने सीखा और मुझे तो यही आशा है कि जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, उनको भी बहुत सारे नए चीज़ों के बारे में पता चला और बहुत सारे चीज़ों के बारे में जो नहीं पता था, उन्होंने बहुत चीज़ सीखा है। तो थैंक यू सो मच सर, हमें आपने इतना टाइम दिया और आपका जो लाइफ़ का इतना अच्छा जर्नी रहा, हमारे साथ शेयर किया। बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हमें आप। थैंक यू सो मच। थैंक यू और मैं आप लोगों को फिर 1-2 लाइन कहूँगा कि है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। तो आप वो लोग हैं, सीरोज़ वो लोग हैं जो अपना फुटप्रिंट खुद क्रिएट कर रहे हैं और समाज को एक दिशा दे रहे हैं। तो आप जहाँ भी जाएँ, समाज को हमेशा आप अग्रणी भूमिका में रहें, समाज को दिशा दें और मैं दर्शकों से कहूँगा कि इस तरह की घटनाओं को हमेशा रोकें। से नो एसिड अटैक और जो हमारे एसिड सर्वाइवर हैं, उनके साथ पूरी सहानुभूति रखें, बल्कि समानुभूति रखें। आप ये महसूस करें कि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? ऐसे भाव के साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और एक लाइन और कहूँगा कि लाइफ इज़ एन आइसक्रीम बिफोर मेल्ट, टेस्ट इट एंड डाइजेस्ट इट। एक आइसक्रीम की तरह का हमारा जीवन है, ये पिघले उसके पहले जीवन के सारे आनंद लीजिए और अंतिम जो आपका लक्ष्य होना चाहिए, वो खुश होना चाहिए। यही हमारा मूल मंत्र रहेगा। बिल्कुल सर। धन्यवाद।
थैंक यू।